स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मी के मौसम की एक सुहानी रात के लगभग 11 बजे थे। नवाब रशीदुज्जमा ने अपने नए मेहमान के साथ ही बाग में खाना खाया और खाना खाने के बाद से अब तक बैठे उसके सफर की दास्तानें सुन रहे थे। उनका मेहमान तारिक अधेड़ उम्र का एक तंदुरुस्त आदमी था। उसने सफेद पतलून और आधी आस्तीनों की सफेद कमीज पहन रखी थी। गट्ठे हुए बाजुओं की उभरी हुई मछलियां चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि वह एक मेहनती आदमी है। घोड़े लाल चेहरे पर घनी और ऊपर की ओर छड़ी मूछें उसकी शख्सियत को रूपदार बना रही थी। आंखें छोटी और चमकदार थी। नवाब साहब के यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उससे आंखें मिलाकर बात करना आसान काम नहीं। वह खुद ज्यादातर अपनी नजरें नीचे ही रखता था। वह सैलानी था और उसकी घुमक्कड़ी की वजह हमेशा एक राज ही रही थी। वह नवाब साहब का जिगरी दोस्त था, लेकिन उन्हें भी उसके सैलानीपन की वजह मालूम ना हो सकी। इस बारे में जब भी कोई बात आती तो वह हमेशा बात काट कर कोई और बात छेड़ दिया करता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वह पुराने खजाने की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। वह अच्छे खासे दौलतमंद आदमी की तरह जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसकी आमदनी का जरिया किसी को मालूम नहीं था। नवाब साहब से उसकी पहली मुलाकात भी अजीबो-गरीब ढंग से हुई थी। 7-8 साल पहले नवाब साहब पूर्वी मुल्कों की सैर के लिए लगभग 2 साल का प्रोग्राम बनाकर निकले थे। ईरान की सरजमीन उन्हें इतनी पसंद आई कि लगभग 6 महीने उन्होंने वहीं बसेरा डाले रखा। ईरान की दिलकश पहाड़ियां, हरी भरी और खूबसूरत वादियां उनके पैरों में बेड़ियां बनकर रह गई थी। ईरान की ऐतिहासिक इमारतों ने भी उनको बड़ी हद तक अपनी तरफ खींचा था। एक शाम जब वे ईरान के एक पुराने बादशाह के महलों के खंडहरों से वापस आ रहे थे, उन्हें एक जगह पत्थरों की धीर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ नजर आया। उन्होंने घबराहट में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वे सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उनके सामने एक बेहोश आदमी पड़ा, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। करीब ही एक पहाड़ी नाला बह रहा था। वे बेहोश आदमी को उठाकर उसके किनारे ले गए और फिर लगभग आधे घंटे तक जूझने के बाद उसे होश आ गया। वह तारिक था। उसने बताया कि अचानक एक पुरानी दीवार के ढह जाने से वह दब गया था। वह नवाब साहब को अपने घर ले गया। नवाब साहब को उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश मालूम हुई और वे उसके करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो तारिक वह उनके साथ हो लिया। उसके बाद दोनों साथ साथ सैर करते रहे। तारिक की शख्सियत बहुत ही अजीबो-गरीब थी। वह अरबी नस्ल का था, लेकिन दुनिया की कोई शायद ही ऐसी भाषा हो जो वह न जानता हो। कई भाषाओं पर तो वह इतनी महारत रखता था कि उस भाषा के बोलने वाले उसे अपने देश का ही बाशिंदा समझ बैठते थे। जब वह नवाब साहब से हिंदी उर्दू में बात करने लगता तो वे यही महसूस करते थे कि वह यूपी का निवासी हो। 2 साल में नवाब साहब उसके बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। हिंदुस्तान आते वक्त उन्होंने उससे कहा कि वह किसी मौके पर हिंदुस्तान आकर कुछ दिन नवाब साहब के साथ जरूर गुजारे। और इस वक्त वह उनके बाग में बैठा उन्हें अपने सफर की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा ऊँघ रहा था। ऐसी अजीबो-गरीब नेवला कम से कम नवाब साहब और उनके घर वालों की नजरों से आज तक न गुजरा था। वह लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग काला था और पीठ पर 3-4 लंबी लंबी धारियां थी। नवाब साहब की लड़की गजाला बहुत देर से बेचैन नजर आ रही थी। वह उस नेवले के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तारिक की बातों का सिलसिला किसी तरह खत्म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद गजाला ने महसूस किया कि जैसे वह बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश होते देख वह झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ, तारिक मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तक इतना खौफनाक नेवला नहीं देखा। हाँ, ये कम ही मिलते हैं और एशिया में तो इनका वजूद ही है। मैंने इसे ब्राजील के जंगलों में पकड़ा था। ये उस वक्त बच्चा था। तो क्या ब्राजील में इस किस्म के नेवले होते हैं? नहीं,
ऐसा तो नहीं, ये वहां भी कम ही मिलते हैं। तारिक ने नेवले की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। वह क्या? इसे कोई चीज सुंघाकर अगर तुम पाताल में छुपा आओ तो यह उसे ढूंढ निकलेगा। अच्छा, तो फिर हमें यह तमाशा आप कब दिखाएंगे? गजाला ने कहा, जब कहो। तो लीजिए, मेरा रूमाल उसे सुंघाइए, मैं उसे कहीं छुपा आऊं। तारिक ने हंसकर रूमाल ले लिया और नेवले की नाक पर रखकर फिर गजाला ही को वापस कर दिया। गजाला कोठी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। अच्छी तरह छुपा दिया है ना? तारिक हंसकर बोला, खूब अच्छी तरह। तारिक ने नेवले को जमीन पर उतार दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, जा ऋषि। नेवला दौड़ता हुआ कोठी की तरफ चला गया। सब लोग हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वह लौटा। उसके मुंह में गजाला का रुमाल था। अरे, सबके मुंह से एक साथ निकला। तारिक हंसने लगा। गजाला की आंखें हैरत से फटी हुई थी। मैं इस रुमाल को अपनी किताबों की अलमारी में बंद करके ताला लगाई थी। वह हैरत से बोली, ताला इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। तारिक ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खूबसूरत अलमारी बर्बाद कर दी होगी। वह कैसे? उसमें कम से कम इतना बड़ा छेद जरूर हो गया होगा जिसमें से ये आसानी से जा सके। इतनी जल्दी इतना बड़ा छेद कर देना नामुमकिन मालूम होता है। नवाब साहब बोले, अलमारी के तख्ते ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच मोटे होंगे। तारिक बोला, यह तो अच्छे खासे शहतीर मिनटों में काट कर रख देता है। आपकी हर चीज अजीबो गरीब है। गजाला ने हैरत से कहा। तारिक मुस्कुराकर खामोश हो गया। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे कि सारे बाग में उजाला हो गया। गजाला ने पलट पर देखा और चीख मारकर उछल पड़ी। पुराने अंधे कुएं से अंगारों का फव्वारा फूट पड़ा था। शोले काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। एक अजीब किस्म की झन्नाटीदार आवाज से सारा बाग ही गूंज रहा था। ये क्या था? तारिक जल्दी से बोला और उसके नेवले ने भी इतनी भयानक चीख मारी कि सबके जिस्म कांप गए। वे सब के सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश थे। धीरे धीरे अंगारों की बौछार कम होती गई और थोड़ी देर के बाद बाग का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। ये क्या तमाशा था? तारिक ने खामोशी तोड़ी। गजाला शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद यही सोच रहा हूं। नवाब साहब मरी हुई आवाज में बोले, मालूम होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? तारिक चौंक कर बोला, मैंने वालिद साहब मरहूम की जबानी सुना था कि एक बार दादा के जमाने में भी इस कुएं से अंगारे निकले थे और फिर खानदान में एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। अजीब बात है। तारिक उठते हुए बोला, मैं जाकर देखता हूं। नहीं नहीं, नवाब साहब ने उठकर उसे रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ। क्यों? मालूम नहीं क्या हो। तारिक हंसकर आगे बढ़ गया। उसका नेवला एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। जरा एक टॉर्च तो मंगाओ। उसके कुएं में झांकते हुए कहा, भाई मैं कहता हूं लौट आओ। नवाब साहब बोले, टॉर्च? तारिक चीखा। उसकी आवाज में कम कंपाहट थी। नवाब साहब ने एक नौकर से टॉर्च मंगवाई। रशीदुज्जमा, यहां आओ। तारिक टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हुए बोला। रशीदुज्जमा दिल मजबूत करके आगे बढ़े। गजाला ने भी उसने साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। वह देखो क्या है? तारिक ने उन्हें कुएं में झांकने का इशारा करते हुए कहा। रशीदुज्जमा चीख मारकर पीछे हट गए। उनके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था। क्या है अब्बाजान? घासाला उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। जाओ जाओ। नवाब, रशीदुज्जमा पलट कर चीखे, तुम अंदर जाओ, जाओ, चली जाओ। नवाब साहब की आवाज इतनी डरावनी थी कि घासाला एकदम से कोठी की तरफ मुड़ गई। अब क्या किया जाए? तारिक बेचैनी से हाथ मलते हुए बोला। मेरे तो होश ठिकाने नहीं। नवाब साहब कुएं की जगह के करीब ही जमीन पर बैठते हुए बोले। आखिर मामला क्या है? खुदा ही बेहतर जानता है। तो क्या आपकी याददाश्त में इस कुएं से कभी चिंगारियां नहीं निकली? नहीं। नवाब साहब बोले, यह वालिद साहब के बचपन की बात है, तो अपने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है। नवाब साहब की आवाज कांप रही थी। वे इस वक्त किसी किस्म के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थे। तभी कोठी के अंदर से एक अजीबोगरीब किस्म के शोर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या? तारिक चौंक कर बोला। नवाब साहब भी हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। शोर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कई गीदड़, कुत्ते, उल्लू
और न मालूम कौन कौन से जानवर एक साथ चीख रहे थे। साथ ही साथ आदमियों का शोर भी सुनाई दे रहा था। दोनों दौड़कर कोठी की तरफ लपके। अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे आवाजें दीवारों से निकल रही हो। इतना जोरदार शोर था कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। कोठी के सारे लोग कमरों में बंद होकर तरह तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ये इतने जानवर यहाँ कैसे घुस आए? तारिक ने कहा। उसका नेवला उछलकर उसके सीने से लिपट गया। नवाब साहब इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो गई हो। नन्ना जज जाने क्या बात है? नवाब साहब हकलाते हुए बोले। तारिक एक एक कोना तलाश करता फिर रहा था, लेकिन चीखने वाले जानवरों का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी नवाब साहब का सौतेला भाई उछलता कूदता हुआ आ गया। वह उन आवाजों को सुन सुनकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उसकी उम्र 40 साल से किसी तरह कम न थी। उसके हाथ में दूध पीने की शीशी थी। जब वह उछल कूद कर थक जाता तो शीशी का दूध चूसने लगता। उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ माएँ अपने बच्चों के गले में इसलिए बांध देती हैं ताकि उनके कपड़े मुंह से बहने वाली लार से बच सके। भाई साहब, तमाशा हो रहा है। वह तालियां बजता हुआ तुतला तुतला कर बोला। चुप रहो, नवाब साहब चीख कर बोले। भाग जाओ यहां से। वह फिर दूध पीते बच्चे की तरह सहम कर घुटनों के बल चलता हुआ एक कमरे में घुस गया। धीरे धीरे शोर कम होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तारिक और नवाब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हालांकि वह संदिग्ध शोर अब खत्म हो चुका था, तो भी कमरों में छिपे हुए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल आते। क्यों भाई तारिक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? नवाब साहब बोले। तो क्या शोर भी पहले पहल? हाँ, नवाब साहब ने बात काटते हुए कहा। बिल्कुल पहले पहल। किसी खानदानी रिवायत से भी पता नहीं चलता कि इससे पहले भी कभी इस किस्म का हादसा पेश आया हो। तब तो वाकई हैरत की बात है, मगर अब करना क्या चाहिए? नवाब साहब ने बहुत ही परेशान होकर कहा। कर ही क्या सकते हो? तारिक बोला। मुझे तो यह भूत प्रेत का मामला मालूम होता है, मगर वह कुआं, नवाब साहब ने दबी आवाज में कहा। ऐसे मामले में सब कुछ हो सकता है, तो फिर पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है? घसाला ने बैठी हुई आवाज में कहा। शोर खत्म होने के कुछ पलों के बाद वह उन्हीं दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। जाओ जाओ, तुम सो जाओ, नवाब साहब बोले। क्या आज की रात किसी को नींद आ सकती है? खजाला ने कहा। क्यों नहीं, तारिक ने इत्मीनान से कहा। कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, तो तुम यहीं खजाला के पास ठहरो, नवाब साहब ने तारिक से कहा। मैं थाने जाता हूं। नहीं, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। खजाला ने कहा। आप बेकार ही थाने जा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कुछ न कर सकेगी। तारिक है तो तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं। मैं अभी फौरन वापस आता हूं, तो किसी और को भेज दीजिए ना। ओह, तुम नहीं समझती कि मेरे गए बगैर काम नहीं बनेगा, नवाब साहब ने कहा और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज आई। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि अब्बा जान थाने किस लिए गए हैं? गजाला ने तारिक से कहा। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तारिक ने कहा। अगर का भी यही हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम अपने कमरे में चलो। वह गजाला का बाजू पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका नेवला अब उसके कंधे पर बैठा अपनी चमकीली नजरों से चारों तरफ देख रहा था। अब तुम लेट कर सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। तारिक उसे उसके पलंग पर बिठाकर खुद एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। नींद नहीं आएगी, कूख जाला ने कहा। आएगी कैसे नहीं, मैं अभी तुम्हें सुलाए देता हूं। गुह साला ने डरी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, तारिक हंसकर बोला। मैं तुम्हें हिप्नोटिज्म के जरिए सुला दूंगा। ओह, तो क्या आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं? हाँ, लेट जाओ। हाँ, इस तरह, ठीक। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, सो जाओ। तुम सोती जा रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही है। गजाला को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आंखों से बिजली की लहरें निकलकर उसके जिस्म में चली गई हो। ज़हन सुस्त होता जा रहा है, पलकें बोझिल अंधेरा। और अब उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आवाज बहुत दूर से आ रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है, तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है। और धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई।
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह गहरी नींद सो गई थी। तारिक थोड़ी देर तक बैठा उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी। आंखों और कनपटियों से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। कमरों में घुसे हुए लोग इस तरह बातें कर रहे थे कि जैसे वे तहखानों में दुबके हुए बमबारी का इंतजार कर रहे हो। तारिक फिर बाग में आ गया। वह थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर धीरे धीरे चलता कुएं के करीब गया। उसके हाथ में दबी हुई टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तभी उसके होठों पर एक भेद भरी मुस्कान आई और वह फिर कोठी की तरफ रवाना हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद नवाब साहब एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों के साथ वापस लौटे। कुएं में कई टॉर्चों की रोशनी एक साथ पड़ी और नवाब साहब के मुंह से चीख निकल गई। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। तो क्या सचमुच मैं पागल हो जाऊंगा? नवाब साहब इस तरह बोले जैसे ख्वाब में बड़बड़ा रहे हो। आपने तो कहा था, सब इंस्पेक्टर बोला। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, नवाब साहब बेचारगी के साथ बोले। और आप जो कुछ देख रहे हैं वह भी ठीक है। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा और नवाब साहब के चेहरे पर झल्लाहट पैदा हो गई। आपने तो फरमाया था औरत की लाश, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने गलत नहीं कहा था, नवाब बोले। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरी एक मेहमान ने भी देखी थी। इतनी देर में 2-3 नौकर भी आ गए थे। लाश का जिक्र सुनकर बुरी तरह कांपने लगे। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कई अजीबोगरीब बातों से वास्ता पड़ा था। जरा तारिक साहब को बुलाओ, नवाब साहब ने एक नौकर की तरफ देखकर कहा। तारिक को देखकर सब इंस्पेक्टर ने अजीब सा मुंह बनाया। तारिक से ज्यादा वह उसके काले नेवले को घूर रहा था जो अभी तक तारिक के कंधे पर बैठा हुआ था। आपने भी औरत की लाश देखी थी, नवाब साहब ने तारिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बयान दो, तारिक ने सब इंस्पेक्टर से कहा। क्यों? इसलिए कि मैंने नवाब साहब के जाने के बाद फिर उस कुएं में झांका था। इस बार मैंने औरत के बजाय मर्द की लाश देखी। अरे, नवाब साहब ने मुंह से अचानक निकला। जी हाँ, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है, नवाब साहब ने बेताबी से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तारिक ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ा। दूसरे पल में उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तारिक ने एक जोरदार कहकहा लगाया और सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। गहजाला तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, तारिक बोला। भला भूतिया मामले में पुलिस क्या कर सकती है? क्या इसी कुएं से चिंगारी भी निकली थी? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ। तब तो यह खुला हुआ मामला है। हम लोग भला इसमें क्या कर सकेंगे? और कुछ आवाज का भी तो आपने जिक्र किया था। जी हाँ, आवाजें कोठी के अंदर सुनाई दी थी, तारिक बोला। शायद मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा। मैं पहली बार यहां आया हूं। सब इंस्पेक्टर अब तक नेवले को घूर रहा था। ये मेरा पालतू नेवला है, बहुत ही अजीबोगरीब है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। अच्छा, तो नवाब साहब, अब इजाजत चाहूंगा। क्या बताऊं भाई, मैंने बेकार ही में आपको तकलीफ दी, नवाब साहब ने हाथ मलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तो आपका खादिम हूं। अलबत्ता इस बात का जरूर अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत न कर सकूंगा। पुलिस वाले नवाब साहब की कार से वापस चले गए। नवाब साहब, तारिक और कुछ नौकर अभी तक कुएं के पास खड़े हुए थे, जहां नौकरों के सामने लाश के बारे में बातें हुई थी। इसलिए कुछ ही पलों में यह खबर सारी कोठी में फैल गई। भाई तारिक, मेरा दिमाग काम नहीं करता, नवाब साहब ने कहा। मैं खुद हैरान हूं, तारिक ने कहा। उसके आंखों की चमक अचानक पहले से ज्यादा बढ़ गई। एक बार मैं भी मिस्र में ऐसे ही वाकयात से 2-4 हुआ हूं, तारिक फिर बोला। अगर वाकई ये भुतहा ही मामला है तो इससे किस तरह छुटकारा मिल सकेगा? बहुत ही आसानी से, तारिक बोला। क्या आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जो खराब रूहों को भागने का काम जानता हो? नवाब साहब कुछ सोचने लगे। बहुत परेशान हो, नवाब साहब बोले। भाई, बात दरअसल यह है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, मगर हाथ से ऐसे पेश आए हैं कि कुछ कहते सुनते नहीं बन पड़ती। नहीं, आपको इन चीजों को मानना चाहिए क्योंकि खराब रूहों का वजूद है, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारते हुए कहा। उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोज नई वारदातें होने लगी। लगभग हर रात को कुएं से चिंगारी निकला करती थी और जानवरों की भयानक आवाजों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज की हालत उस वक्त देखते ही बनती थी।
जैसे ही जानवरों की आवाजें सुनाई देती वह उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वह भी उन चीखने वाले जानवरों में से एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज पर भी किसी बहुत बड़े जिन्न का साया है। कभी कभी तो वह यहाँ तक कह देता था कि खुद परवेज ही उन सारी मुसीबतों की जड़ है। लेकिन नवाब साहब उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। हालांकि परवेज उनका सौतेला भाई था, लेकिन वे उसे बहुत मानते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि एक पागल आदमी की जरूरत का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वह जिस तरह चाहे जिंदगी बसर करे। उसके लिए 3 पहलवान नौकर रखे गए थे जो उसे गोद में उठाए फिरा करते थे। वह शुरू से ऐसा न था, बल्कि आज से 8 साल पहले उसकी यह हालत हो गई थी। एक बार वह छत से गिर पड़ा। सिर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छा हो जाने पर भी दिमागी संतुलन बरकरार न रह सका। अच्छे हो जाने के बाद काफी दिनों तक कुछ बोला ही नहीं। बस कभी कभी बच्चे की तरह सिर्फ घूं गा कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसी तरह वह भी फिर से बोलना सीख रहा था। अब लगभग 8 साल गुजर जाने के बाद वह इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीदुज्जमा ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न हुई। पहले हादसे के बाद से ही दिन भर परवेज रात की बातें रटता रहता तथा वह हर शख्स का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उन हादसों को दोहराता। दूसरी रात जब उसने कुएं से चिंगारियां निकलते देखी, उस वक्त उसकी वही हालत पैदा हुई जो किसी बच्चे की आतिशबाजी देखकर हुआ करती है। और फिर तो वह उन तमाशों के इंतजार में काफी रात गए तक जागता रहता था। उसके बारे में एक खास बात और थी, और वह यह कि वह तारिक और उसके नेवले से बुरी तरह नाराज रहता था। तारिक के सामने वह उसी तरह दम साथ लेता था जैसे कोई नटखट बच्चा किसी बहुत ही गुस्से वाले बूढ़ी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उसके इस रवैये को बहुत ही ताज्जुब की नजर से देखा जाता था। सिर्फ इसी बात पर घर के बहुत से नौकरों का ख्याल था कि तारिक ही इन सब मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अपने ख्याल के मुताबिक पागल और दूध पीते बच्चों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और यह एक खुली हुई हकीकत थी कि उन हादसों का होना उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से तारिक ने कोठी में कदम रखा था। वे तारिक को बहुत ही कहराब किस्म का जादूगर समझने लगे थे, जिसके कब्जे में कहराब रूहें थी। वे सब के सब तारिक से बुरी तरह नाराज थे और उससे नफरत करने लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी नफरत का इजहार नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नवाब साहब का खास मेहमान था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक शब्द भी मुंह से निकालता। कोठी में होने वाले वाकयात के बारे में आसपास में काफी दूर तक फैल गई थी, और नवाब साहब का मेहमान भी लोगों के खास चर्चे में आ गया था। बहुत सारे लोगों ने नवाब साहब को राय दी कि वे फिलहाल कोठी छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी मजबूरी के चलते दूसरे लोग भी अभी तक जमे हुए थे, लेकिन दूसरों का समझाना ज्यादा दिनों तक कायम न रह सका। हुआ यह कि अचानक एक दिन अस्तबल में नवाब साहब का कीमती घोड़ा मुर्दा पाया गया। दूसरे दिन एक अच्छी नस्ल का कुत्ता, तीसरे दिन एक गाय मर गई, और फिर तो इसका सिलसिला शुरू हो गया। लगभग रोज किसी न किसी पालतू जानवर की लाश मिलती। इन हादसों के बाद कई नौकर चुपचाप वहां से खिसक गए। उन्हें शायद यह डर था कि कहीं जानवरों के बाद आदमियों का नंबर न आ जाए। हालांकि नवाब साहब अब तक नहीं यकीन कर सके, लेकिन अब उन्हें भी करीब करीब यकीन हो गया था कि यह जरूर कोई रूहानी मामला है। कुएं के अंदर पाई जाने वाली लाश के बारे में उन्होंने बाद में यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि शायद वह नजर का धोखा हो, लेकिन जानवरों की लगातार मौतें किसी तरह नजरअंदाज न की जा सकी। उसी दौरान बहुत सारे मौलवियों और साधु महात्माओं की खिदमत ली गई कि वे किसी तरह कोठी पर कब्जा कर लेने वाली खराब रूहों को भगाएं, लेकिन उनमें से कोई कामयाब न हो सका। तारिक अभी तक उनका मेहमान था। उसकी रहस्य भरी शख्सियत के बिना पर नवाब साहब को भी उस पर कुछ शक होने लगा था, लेकिन वे उससे कुछ कह न सकते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह चला जाए, जब तक कि नवाब साहब इन मुसीबतों से छुटकारा न हासिल कर लें। नवाब साहब ने 2-1 बार दबी जबान में यह कहा भी था कि सिर्फ उनकी वजह से तकलीफ न उठाए, लेकिन तारिक पर इसका कोई असर न हुआ। शुरू में गजाला का भी यही ख्याल था कि यह कोई रूहानी मामला है, लेकिन मौलवियों और साधुओं के थक हार जाने के बाद उसे यकीन हो गया था कि यह इंसानी साजिश के अलावा और कुछ नहीं। उसने नवाब साहब से भी इसका जिक्र किया और बहुत देर तक अपने अंदाजे पर बहस करती रही, लेकिन नवाब साहब ने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी। आखिर ये चीजें इंसानी साजिश का नतीजा कैसे हो सकती हैं? नवाब साहब बोले,
ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं जिन्हें बेकार समझा गया, लेकिन बाद में उनमें इंसानी हाथ नजर आया। वे और वाकयात होंगे। भला कोई इंसान दरो दीवार से जानवरों को आवाजें किस तरह पैदा कर सकता है? फिलहाल मैं इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें किसी आदमी का हाथ है। क्या तुम्हारा इशारा तारिक की तरफ है? नवाब साहब बोले। मेरा इशारा उसकी तरफ नहीं है, गजाला ने कहा। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि वही इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार हो? हमें तो यह तक नहीं मालूम कि वह रहने वाला कहाँ का है, उसकी कमाई धमाई क्या है, और आप यह भी जानते हैं कि वह कई अजीबोगरीब हरकतें करता है। मैंने उसकी हिप्नोटिज्म वाली बात आपसे बताई थी। किसी के बारे में बेकार ख्याल रखना ठीक नहीं, नवाब साहब बोले। आप बेकार की बातें कर रहे हैं, गजाला बोली। मुझे 100% यकीन है। नवाब साहब खामोश हो गए। मैं सोच रही हूं कि इस मामले में फरीदी साहब की मदद ली जाए। नवाब साहब के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई, लेकिन फिर फौरन ही उस पर नाउम्मीदी की धूल की तह चढ़ गई। भला फरीदी इस मामले में क्या कर सकेगा? नवाब साहब ने कहा। बिला वजह उसे बुलाने से क्या फायदा? अगर वे कुछ न भी कर सके तो भी कम से कम कोई अच्छी राय ही दे सकेंगे। मगर वे आएंगे ही क्यों? आएंगे क्यों नहीं? मैंने सुना है कि आजकल वे और उनका असिस्टेंट 3 महीने की छुट्टी पर है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वे इनकार नहीं करेंगे। खैर, कोशिश करो। अगर आ जाए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वह इस मामले में कोई मदद न कर सकेगा। खैर, अगर कुछ न हो सका तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि अगर इसमें किसी आदमी का हाथ है तो वह कुछ दिनों के लिए अपनी हरकतें शायद छोड़ ही दे। आदमी का हाथ? नवाब साहब तंग आकर बोले। भला कोई आदमी दीवारों से जानवरों की आवाजें कैसे निकाल सकता है? और फिर यह कि आए दिन जानवरों की मौत की क्या वजह हो सकती है? कुछ भी हो, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि फरीदी साहब इस मामले में कुछ न कुछ रोशनी जरूर डालेंगे। नवाब साहब खामोश हो गए। अंधेरी रात अपने काले पंख फैलाए धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ तैर रही थी। लगभग 2 बज गए थे। आज भी पहले की तरह ही कुएं से चिंगारियां निकली थी और जानवरों की आवाजें भी सुनाई दी थी, लेकिन कोठी के लोग कुछ इस तरह इन चीजों के आदी हो गए थे जैसे यह उनके लिए कोई अनोखी बात ही ना हो। वैसे उनके दिलों को एक खटका लगा हुआ था कि देखिए, सुबह किसी जानवर की लाश से वास्ता पड़ता है या आदमी की लाश से। नवाब साहब गजाला के कमरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। गजाला ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद न आई। आखिर वह थक हार कर खिड़की के करीब आकर बैठ गई। उसके कमरे में नीले रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे की खामोश फिजा में नीले रंग की बोझिल रोशनी कुछ अजीब सी मामूल हो रही थी। गजाला जिस खिड़की के करीब बैठी थी उसका रुख बाग की तरफ था। वह बैठे बैठे अचानक चौंक पड़ी। एक अंधेरा आया, धीरे धीरे कुएं की तरफ रेंग रहा था। गजाला का दिल धड़कने लगा। उसका दिल चाहा कि वह शोर मचाकर घर वालों को जगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। वह इंसानी साया कुएं के करीब जाकर रुक गया। उसने अपने कंधे से कोई चीज उतारी और कुएं की जगत के नजदीक जा पहुंचा। फिर वह पास में करीब उगे हुए पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने कोई चीज कुएं में फेंकी। अब वह कुएं में सिर लटकाए कुछ देख रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में वह कुछ देखने लगा। गजाला के मुंह से चीख निकल जाती, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। टॉर्च की रोशनी में उसे उस संदिग्ध आदमी के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह तारिक के अलावा और कोई न था। वह शायद पेड़ की टहनियों से रस्सी बांधकर उसी के सहारे कुएं में उतरने जा रहा था। गजाला बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज बैठ गई हो और अब वह कभी न बोल सकेगी। तारिक कुएं में उतर गया। उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद आ गईं और उस वक्त वह कितनी भयानक थी जब वह उसे हिप्नोटिज्म से सुलाने की कोशिश कर रहा था। गजाला की आंखें बोझिल होने लगी। एक अजीब सी सनसनाहट उसे अपने सारे जिस्म में दौड़ती लग रही थी। जिस्म में हिलने की ताकत नहीं रह गई थी। वह वहीं कुर्सी से टेक लगकर गहरी नींद में सो गई। न जाने वह कब तक उसी हाल में सोती रही। अचानक शोर की आवाज सुनकर वह जाग उठी। सुबह हो गई थी, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। पूरब में लाली छा गई थी। शोर की आवाज बाग की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी ही है। गहजाला झपट कर बाहर निकली। अभी वह कुछ ही कदम गई होगी कि उसने देखा 2 नौकर परवेज को उठाए हुए कोठी की तरफ ला रहे थे।
उनके पीछे नवाब साहब और तारिक थे। क्या हुआ? गजाला एकदम से बोल उठी। न जाने कब से कुएं के करीब बेहोश पड़ा था। नवाब साहब घबराहट में बोले। अचानक गजाला को रात की बातें याद आ गई। उसने तारिक की तरफ देखा। वह कुछ कहने वाली थी कि तारिक ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाई। गजाला कांप गई। तारिक से आंखें मिलते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़ ली हो। उसके सारे जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई। उसकी बदलती हुई हालात का एहसास करीब करीब सबको हो गया। घबराओ नहीं, अभी ये होश में आ जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं, तारिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अचानक उसके जिस्म की थरथरी हट गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह एक पत्थर के बुत की तरह खामोश हो गई हो। हालांकि उसे अपने दिल की धड़कन पर भी शक होने लगा कि कहीं अचानक बंद तो नहीं हो गई। वह कंधा जिस पर तारिक ने हाथ रखा था बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। तारिक के कंधे पर उसका अजीबो गरीब नेवला बैठा अखरोट कुतर रहा था। परवेज को सोफे पर लिटा दिया गया। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वह होश में जरूर आ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। फौरन ही एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद वह बोलने के काबिल हो गया। परवेज मियाँ, नवाब साहब बोले, तुम कुएं के पास क्यों गए थे? तितली पकड़ने? परवेज तुतलाकर बोला। उसके पल्लू में चांद सितारे टंके थे। या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर। नवाब साहब रुआंसे होकर बोले। मंगा दीजिए भाईजान मेरी तितली। परवेज बच्चों की तरह ठनक कर बोला। हाँ हाँ मंगा देंगे। तारिक मुस्कुराकर बोला। तुम चुपचाप लेते रहो। तारिक की आवाज सुनकर परवेज ने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों में नफरत के बजाय खौफ झांक रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वह रात का वाकया बयान कर दे, लेकिन हिम्मत न पड़ी। मालूम नहीं कि वह कौन सी ताकत थी जो हर बार उसकी जबान रोक देती थी। अभी तक सब परवेज के सोफे के पास खड़े थे। मेरी दूध पीने की छीछी। परवेज अचानक उठकर बैठते हुए बोला। अभी मनवाए देता हूं। नवाब साहब बोले। परवेज की दूध पीने की शीशी कुएं की जगत के करीब टूटी ही पड़ी थी। तुम किस वक्त वहां गए थे? तारिक ने परवेज से पूछा। जब काली बिल्ली पर ऊंट बैठा पानी पी रहा था, परवेज ने जवाब दिया। मालूम होता है रात इन्हें किसी खबीस ने घेर लिया था। तारिक कुछ सोचते हुए बोला। ए गजाला, इसे यहां से हटा दो। परवेज ने अपनी आंखें बंद करते हुए गजाला से कहा। नहीं तो यह मार डालेगा। गजाला के रहे सहे शक भी परवेज के इस जुमले पर साफ हो गए और उसे यकीन हो गया कि इन शैतानी हरकतों में तारिक का हाथ है। जिस तरह वह अनजाने में उसके खिलाफ कह नहीं सकती, इसी तरह शायद परवेज भी डरता है। उसी दिन शाम को गजाला कुछ ऐसे इंतजाम में लग गई जैसे उसे सफर करना है। नवाब साहब के पूछने पर उसने बताया कि वह अपने मामू के यहाँ शहर जा रही है। नवाब साहब ने इत्मीनान की सांस ली। वे पहले से ही चाहते थे कि वह कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए। उन्होंने उससे कहा भी था, लेकिन वह उस पर तैयार नहीं थी। गजाला शाम के 7 बजे की गाड़ी से शहर रवाना हो गई। गजाला स्टेशन से टैक्सी करके फरीदी के घर पहुंची। फरीदी घर पर मौजूद नहीं थे। सार्जेंट हमीद रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। गजाला को देखकर उसके रेडियो बंद कर दिया और घबराहट में उससे बैठने को भी न कहा। आखिर वह खुद ही एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। क्या फरीदी साहब यहाँ नहीं है? गजाला ने पूछा। कहीं गए हैं? शहर से बाहर? जी नहीं। ये कब तक लौटेंगे ये बताना जरा मुश्किल है। खैर, मैं उनका इंतजार करूंगी। उसके बाद खामोशी छा गई। आपने रेडियो क्यों बंद कर दिया? गजाला मुस्कुराकर बोली। आपको पुराने गानों से बड़ी दिलचस्पी मालूम होती है। हाँ, कुछ यूं ही सी। हमीद ने दोबारा रेडियो की सुई घुमाते हुए कहा। क्या फरीदी साहब आजकल छुट्टी पर है? जी हाँ। और आप भी? जी। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद हमीद उठा। तो आप भी कहीं जा रहे हैं? जरा चाय के लिए कह दूं? ओह, तकलीफ न कीजिए। तकलीफ की कोई बात नहीं। हमीद के चली जाने के बाद गजाला ने मेज पर रखी हुई किताबें उलटनी पलटनी शुरू कर दी। वह इस वक्त फरीदी की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यहाँ चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियां लगी हुई थी। लाइब्रेरी में एक कमरा फरीदी के अजायब घर के कमरे से मिला हुआ था। दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थे। गजाला जिस मेज की किताबें देख रही थी वह उसी दीवार से मिली हुई थे। जैसे ही उसने रैक में लगी हुई किताबों से एक किताब उठाई, उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया
और साथ ही सांप के फुफकारने की आवाज आई। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी। आवाज फिर सुनाई दी। अब उसकी समझ में आया कि यह आवाज दूसरे कमरे से इस छेद से आ रही है। उसने किताबें हटाकर अपनी आंखें छेद से लगा दी। दूसरे कमरे में एक बहुत ज्यादा पावर वाला बल्ब चल रहा था। फुफकार की आवाज फिर सुनाई दी और घजाला चीख मारकर पीछे हट गई। एक बड़ा सा सांप जमीन पर बिछे हुए कालीन पर रेंग रहा था। हमीद साहब, हमीद साहब, वह जोर से चीखने लगी। क्या बात है? हमीद कमरे में दौड़ता हुआ आया। वह कमरे में सांप? घजाला हाँफती हुई बोली। हमीद हंसने लगा। मैं कसम खाकर कह सकती हूं, आप खुद ही देख लीजिए। घजाला छेद की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो मैं कब कह रहा हूं कि आप झूठ कह रही हैं? हमीद मुस्कुराकर बोला। घजाला उसे हैरत से देखने लगी। यहां एक नहीं, सैकड़ों हैं। जी। घजाला की हैरत और भी बढ़ गई। जी हां, ये फरीदी साहब का अजायब घर है। इत्तेफाक से इस वक्त इस कमरे की कुंजी उन्हीं के पास है, वरना मैं आपको यहाँ की सैर कराता। क्या उन्होंने सांप भी पाल रखे हैं? जी हां, सैकड़ों की तादाद में। घजाला खामोश हो गई। फरीदी की शख्सियत उसे तारिक से भी अजीब मालूम होने लगी, जो अपने कंधे पर नेवला उठाए फिरता है। फरीदी साहब 9:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि यह इन सांपों के दूध पीने का वक्त होता है। दूध कौन पिलाता है उन्हें? घजाला ने पूछा। खुद फरीदी साहब। घजाला उसे फिर फटी फटी नजरों से देखने लगी। आइए दूसरे कमरे में चलकर बैठे। जैसे जैसे इनके खाने का वक्त करीब आता जाएगा, वैसे वैसे इनकी घमाचौकड़ी बढ़ती जाएगी। हमीद ने दीवार की छेद को किताबों से ढांकते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी से उठकर ड्राइंग रूम में चले आए। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। आपने बेकार ही में तकलीफ की, घजाला बोली। तकलीफ? हमीद मुस्कुराकर बोला। आप भी कमाल करती हैं। उसने चाय बनाकर घजाला के आगे बढ़ा दी। बरामदे में कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद ने पलट कर देख, उसकी महबूबा शहनाज दरवाजे पर खड़ी घजाला को घूर रही थी। हमीद बौखलाकर खड़ा हो गया। आओ आओ। शहनाज आकर बैठ गई। चाय? हमीद ने उसकी तरफ प्याली बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं पी कर आई हूं। शहनाज ने सूखी आवाज में कहा। आपसे मिलिए, आप घजाला खानम है, आप शहनाज बानो। शहनाज और घजाला ने हाथ मिलाते हुए 2-4 रस्मी जुमले दोहराए और फिर खामोशी से एक दूसरे को देखने लगी। भाई, चाय तो हर वक्त पी जा सकती है, हमीद ने शहनाज से कहा। जरूरी नहीं कि मैं भी आपके उसूल पर अमल करूं, शहनाज ने ऐसे अंदाज में कहा कि हमीद झेंप गया। अब उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने महसूस कर लिया कि अगर शहनाज घजाला को देखकर शक कर रही है, तो ऐसी सूरत में उसे छेड़ना यकीनन खतरनाक बात थी। आप फरीदी साहब से मिलने आई हैं? हमीद ने कहा। हमीद ने इस बेकार जुमले पर। घजाला समझ गई कि हमीद शहनाज को इत्मीनान दिलाना चाहता है, इसलिए वह खुद भी फरीदी के बारे में बात करने लगी। मालूम नहीं फरीदी साहब कब आएंगे, उनसे मेरा मिलना जरूरी है, घजाला बोली। शहनाज उसे शक की नजरों से देखने लगी। अभी यह बात हो ही रही थी कि बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और फरीदी सीटी बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अरे घजाला खानम, खैरियत? फरीदी ने दरवाजे पर रुक कर कहा। सब लोग खड़े हो गए। कब आई? फरीदी ने घजाला से हाथ मिलाते हुए कहा। लगभग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हो। स्टेशन से उतरकर सीधी इधर ही आई हूं, और हमीद साहब आपको सिर्फ चाय पर टाल रहे हैं। बैठिए बैठिए। फिर हमीद की तरफ मुड़कर बोला। अरे भाई, खाने के लिए कहो। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। रिश्तेदार तो मैं भी हूं। क्या नवाब साहब ने आपको नहीं बताया? फरीदी ने कहा। बताया था, लेकिन कुछ नहीं। फरीदी ने फिर हमीद की तरफ देखकर कहा। हमीद, खैर, खा लूंगी, लेकिन पहले वह काम होना चाहिए जिसके लिए मैं आई हूं। ऐसी क्या बात है? कोई खास परेशानी? जी हाँ, बयान कीजिए। मैं? हाँ जी, अभी आप कहीं से थके हुए आ रहे हैं, जरा आराम कर लीजिए। फरीदी समझ गया कि वह शहनाज की मौजूदगी में कुछ कहते हुए हिचकिचा रही है। आइए, मैं आपको अपना घर दिखाऊं, फरीदी ने उठते हुए कहा। घजाला भी खड़ी हो गई। उन्हें अजायब घर जरूर दिखाइएगा, अभी आपकी लाइब्रेरी से एक सांप देखकर डर गई थी, हमीद ने कहा। अच्छा, फरीदी ने कहा। खैर, आइए। दोनों ड्राइंग रूम से चले गए। तुम कुछ नाराज मालूम होती हो, हमीद ने शहनाज से कहा। नहीं तो फिर चाय क्यों नहीं पी? वाह, यह अच्छी रही।
यकीनन चाय अच्छी है, तुम पीकर तो देखो। छोड़िए, अब तो बेकार में जुमलों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, शहनाज ने तंग आकर कहा। लेकिन आज तक किसी जुमले ने मुझसे इसकी शिकायत नहीं की। बस अब चल पड़ा चरखा, शहनाज मुंह बनाकर बोली। अच्छा, ये बताइए कि आप वादा करने के बावजूद भी कल क्यों नहीं आए? शहनाज ने कहा। ये फरीदी साहब से पूछो, उनके चक्कर में पड़ने के बाद उससे निकलना मुश्किल होता है। आजकल कौन सा चक्कर? छुट्टी पर है ना। जिस पर हर वक्त काम करने का भूत सवार रहता हो, उसके लिए कैसी छुट्टी? गाहजाला का इस वक्त आना मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? कोई गैर मामूली बात? तो आपको किस बात की परेशानी है? परेशानी यूं है कि कहीं यह छुट्टियों का जमाना यूं ही बर्बाद ना हो जाए। अगर वह किसी मामले में फरीदी साहब से मदद लेने आई है तो फिर छुट्टियों का अल्लाह ही मालिक है। ये गजाला कौन है? दारब नगर के जागीरदार रशीदुज्जमा की लड़की। फिर खामोशी छा गई। दरअसल मैं ये कहने आई हूँ कि परसों मेरी बर्थडे है, तो क्या खिलाओगी मुझे? लेमन ड्रॉप्स, शहनाज के कहा और हंसने लगी। नहीं, हम तो, वह शहनाज के गाल की तरफ इशारा करके बोला। आप शैतान हैं, शहनाज ने धीरे से कहा और शर्माकर सिर झुका लिया। अच्छा जी, हम शैतान हैं, शहनाज ने सिर हिला दिया। उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल रही थी। जाओ, नहीं बोलते। हमीद ने रोज जाने की एक्टिंग की। इसके अलावा और कुछ भी आता है आपको? शहनाज बोली। गाना आता है, बजाना है, मगर शर्त यह है हाथ मेरे सिर दूसरे का हो। तैरना आता है, घुड़सवारी का माहिर हूं, बचपन में खुद घोड़ा बन जाता था। खाना पका नहीं सकता, लेकिन खाना आता। वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि बस बस, शहनाज हाथ उठाकर बोली। फिर चल पड़ा चरखा। अच्छा, उसे जाने दो, हमीद संजीदा होकर बोला। तुम फूलों से ज्यादा हसीन हो, कमल से ज्यादा नाजुक। तुम्हारी आवाज नहीं, शहद की बूंद है। जब तुम मुस्कुराती हो तो कलियां खिल जाती है, जब चलती हो तो कयामत अपने गरिबान में मुंह डालकर खड़ी की खड़ी रह जाती है, और जब नहीं चलती हो तो कयामत अपना इरादा बदलकर, ओह वह बदलकर क्या करने लगती ही जानती हो, तुम नहीं जानती। अच्छा, मेरी आंखों में देखो, क्या दिखाई देता है? कलियों की मुस्कुराहट, फूलों का निखार। शहनाज हमीद की आवाज की नकल करते हुए बोली। पत्तों की जवानी, बिजली की चमक, बादलों की गरज, वगैरह वगैरह। तब तो तुम जरूर अपनी आंखों का इलाज कराओ। हमीद मुस्कुराकर बोला। मेरी आंखों में सिर्फ दीदे हैं। दीदे क्या समझी? अपना सिर, शहनाज झेप कर बोले। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर ने खाने की खाशिबर दी। इंस्पेक्टर साहब और मेहमान खाने की मेज पर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, मैं तो चली, शहनाज ने उठते हुए कहा। वाह, चाय नहीं पी तो खाना भी न खाओगी, हमीद ने कहा। और फिर दोनों खाना खाने के लिए जा पहुंचे। खाने की मेज पर ज्यादातर खामोशी ही रही। फरीदी किसी सोच में डूबा हुआ था। इस हाल में देखकर हमीद का माथा ठनका। फरीदी का इस तरह सोच में डूब जाना खास मौकों पर ही दिखाई देता था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर गजाला उठते हुए बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, स्टेशन पर 3 बजे आप लोगों का इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा, फरीदी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा और बैठ गया। वह इस तरह सोच में डूबा हुआ था कि गजाला को विदा करने बरामदे तक भी न गया। हमीद और शहनाज उसे गेट तक पहुंचाकर लौट आए। तो क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? शहनाज ने फरीदी से पूछा। हाँ, एक जरूरी काम है। परसों मेरी बर्थडे है। मैं आप लोगों को दावत देने आई थी, मगर तुमने इस वक्त दावत दी जब मैंने दूसरे से वादा कर लिया। पहले ही क्यों न बता दिया? मौका ही कहाँ मिल सका, शहनाज ने कहा और हमीद की तरफ देखने लगी। ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, फरीदी बोला। वापसी कब तक होगी ये अभी नहीं बता सकता। शहनाज थोड़ी देर मुंह लटकाए बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। हमीद को फरीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शहनाज के पीछे पीछे चलने लगा। भाई बताओ, अब मैं क्या करूं? हमीद ने शहनाज से कहा। शहनाज कोई जवाब दिए बगैर सड़क पर होली और हमीद लौट आया। एक बहुत ही दिलचस्प केस, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मुझे छुट्टियों में इस किस्म की दिलचस्पियों से नफरत हो जाती है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। बको नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, फरीदी ने कहा। हुक्म पर अमल करूंगा, हमीद नाखुश होते हुए बोला। यह बात नहीं प्यारे, चलो बस मजा आ जाएगा, फरीदी उसका कंधा थपकते हुए बोला। हमीद खामोश रहा। भाई
तुम्हारे इश्क से तो मैं तंग आ गया हूँ। फरीदी ने कहा। खुदा करे कि आपको भी किसी से हो जाए, हमीद जलकर बोला। उसी दिन खुदकुशी का लूंगा बरखुदार, फरीदी अपने सीने पर हाथ मारकर बोला। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको इश्क हो गया। उफ, तो इतना तंग आ गए हो मुझसे, फरीदी ने कहा। खैर, जाकर अपना सामान ठीक करो, हमें 3 बजे की गाड़ी से दाराब नगर जाना है। हमीद खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया और फरीदी ने सिगार सुलगाकर टहलना शुरू कर दिया। गुजाला स्टेशन पर दोनों का इंतजार कर रही थी। फरीदी और हमीद वक्त पर पहुंच गए। उनका सामान फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दिया गया। ट्रेन पर गजाला ने फिर वही बात छेड़ दी। हमीद को इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसको चूंकि जाना ही पड़ रहा था, इसलिए उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फरीदी से यह भी न पूछा था कि आखिर दाराब नगर जाने की वजह क्या है। लेकिन ट्रेन पर जब इसकी बात चलने लगी तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसकी फितरत भी अजीब थी। काम के मौकों पर वह हमेशा ऐसी बात करने लगता जैसे वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर आदमी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब वह किसी काम में लग जाता था तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। खतरनाक मौकों पर देखने में वह एक डरपोक किस्म का मजाकिया बंदा लगता था, लेकिन खुद उसके दिल की गहराइयों में खौफ की एक छोटी सी भी लहर न होती थी। फरीदी उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानता था और यह भी कि उससे किस तरह काम लिया जा सकता है। गजाला ने तारिक और उसके अजीबोगरीब नेवले का जिक्र छेड़ रखा था। मालूम नहीं क्यों फरीदी की मौजूदगी में उसे तारिक की खौफनाक आंखें नहीं याद आई। आईने बहे, ऐसा नेवला आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। यकीनन वह एक अजूबा चीज है। ब्राजील के पुराने लोग उससे शाकी कहते हैं और बहुत अदब से उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वह उनका एक देवता है। एक खास त्योहार के मौके पर वे उसकी खूब पूजा करते हैं। यकीनन तारिक को उसे पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। फरीदी सिगार का कश लेकर खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस नेवले के बारे में तारिक से भी ज्यादा जानते हैं, गजाला ने कहा। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने चौंक कर कहा, क्या यह वही तारिक तो नहीं जो दुनिया की बहुत सी भाषाएं जानता है? हाँ, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? फरीदी ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें ट्रेन के बाहर फैले हुए अंधेरे में घूर रही थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि फरीदी ऐसे मौकों पर बात करना पसंद नहीं करता जब वह किसी गहरी सोच में हो, इसलिए उसने गजाला को अपनी बातों में लगा लिया। वह उससे सारी जानकारी लेता रहा। फरीदी फिर चौंका। हमीद, क्या तुम्हें धर्मपुर के जंगलों के भूत याद नहीं? याद है, लेकिन यह मामला उससे अलग मालूम होता है, हमीद ने कहा। क्यों? इसलिए कि हम यह सारे वाकयात शायद अपनी आंखों से देख सकें। भला दीवारों से जानवरों की आवाजें आने का क्या मतलब हो सकता है? और फिर जानवरों की मौतें, कुएं से चिंगारियों का निकलना, तो खैर कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ हो सकता है, फरीदी ने धीरे से कह और बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। जानवरों के बाद अब आदमियों का नंबर आने वाला है, फरीदी ने सिगार का एक लंबा कश लेकर कहा। गजाला चौंक पड़ी। क्या मतलब? घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंची, फरीदी ने कहा। नवाब साहब पुराने ख्याल एक आदमी है, उनका जहन भूतों से आगे नहीं बढ़ सकता। वे क्या जाने कि साइंसी दौर में एक मामूली आदमी भी इस किस्म के चमत्कार दिखा सकता है। खैर, यह तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि यह साइंस का करिश्मा है। अलबत्ता यह जरूर यकीन रखती हो कि इसमें किसी आदमी का हाथ है जो अपनी खतरनाक ताकतों से काम ले रहा है। शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। गजाला ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बातचीत के बाद फिर खामोशी छा गई और फरीदी आसमान की तरफ घूरने लगा। कुछ अजीब सा समा था। ठंडी हवा के झोंके सुबह होने की खबर दे रहे थे। हमीद ऊँघने लगा था। गजाला की खूबसूरत आंखें भी नींद के दबाव से बोझिल हो रही थी। सिर्फ फरीदी के चेहरे पर ताजगी नजर आ रही थी, जैसे वह रात भर सोते रहने के बाद सूरज निकलने से पहले उठ गया हो। थकान के आसार भी नहीं मालूम होते थे। अलबत्ता उसकी आंखें गहरे सोच विचार का पता दे रही थी। लगभग 6 बजे वे लोग दाराब नगर पहुंच गए। कोठी के गेट में दाखिल होते ही गजाला का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पोर्टिको में 2-3 कांस्टेबल खड़े थे और कुछ इस किस्म की परेशान सी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई हादसा हो गया हो। फरीदी और हमीद को पीछे छोड़कर गजाला एकदम से भागी। अब दोनों टैक्सी पर से सामान उतरवा ही रहे थे कि गजाला दौड़ती हुई वापस आई। लाश, लाइब्रेरी में लाश, वह हांफती हुई बोली। किसकी लाश?
फरीदी ने इत्मीनान से पूछा। अब्बा जान के प्राइवेट सेक्रेटरी की, और आखिर वही हुआ। जी का खटका था। फरीदी ने सामान वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। घसाला उसका हाथ पकड़े हुए तेज कदमों से कोठी की तरफ जा रही थी। कई कमरों से गुजरते हुए वे लाइब्रेरी के बरामदे में पहुंचे। यहाँ घर के सारे नौकर इकट्ठा थे और दोनों को आता देखकर इधर उधर हट गए। लाइब्रेरी में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, तारिक और नवाब साहब खड़े थे। खिड़की के करीब रखी हुई कुर्सी के पास एक आदमी इस तरह पड़ा हुआ था जैसे वह उसी कुर्सी पर बैठे बैठे जमीन पर लुढ़क गया हो। उसका हाथ अभी तक कुर्सी ही पर था। अरे फरीदी मियाँ, नवाब साहब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले। भाई ठीक वक्त पर आए। ये वाकया कब हुआ मालूम नहीं, लेकिन सुबह मुझे एक नौकर ने आकर इसकी खबर दी। फरीदी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मैं क्या बताऊं कि मैं किन मुसीबतों में फंस गया हूं। नवाब साहब ने कहा। मुझे घाजाला साहिबा की जबानी सब कुछ मालूम हो चुका है। तो क्या घाजाला तुम्हारे ही पास गई थी? नवाब साहब बोले। उसने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी। आपकी तारीफ, एक सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूछा। अरे आप इन्हें नहीं जानते? नवाब साहब ने हैरत जताते हुए कहा। ये डिपार्टमेंट ONF इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी हैं। ओह, सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से हाथ मिलाते हुए कहा। तब तो फिर हम लोगों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। आप लोग बेकार में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फरीदी ने कहा और लाश की तरफ देखने लगा। ओ, कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं। गर्दन भी हमने गौर से देख ली है। समझ में नहीं आता कि मौत कैसे हुई। सब इंस्पेक्टर ने कहा। जरा मैं भी देख लूं, फरीदी ने लाश के करीब झुकते ही कहा। वह बड़ी देर तक अपने आतशी शीशे से लाश का मुआयना करा रहा। आप ठीक कहते हैं, फरीदी ने सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा। कोई निशान नहीं। आपने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? आ ही रहा होगा, सब इंस्पेक्टर वो बोला। क्या ये रात में बाहर बैठा करता था? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। नहीं, कल ही मैंने उसे एक किताब तलाश करने के लिए यहाँ भेजा था और इत्मीनान हो गया था कि वह किताब तलाश करके अपने कमरे में आ गया होगा। शायद वह इस कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा होगा, फरीदी ने कहा। और अचानक कोई खौफनाक चीज देखकर दिखी हरकत बंद हो गई, तारिक ने कहा। फरीदी उसे घूरने लगा। और वह खौफनाक चीज क्या हो सकती है? फरीदी ने ऐसी आवाज में कहा कि तारिक हड़बड़ा गया। अभी आप ही ने फरमाया है कि आपको सब हाल मालूम हो चुके हैं, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतार गोद में लेते हुए कहा। ये शाकी आपको कहां से मिला? फरीदी ने पूछा। ओह, तारिक ने चौंक कर कहा। तो आप इसका नाम जानते हैं? इन देवता महाराज को कौन नहीं जानेगा? तारिक फरीदी को हैरत से देखने लगा। इतने में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर काफी देर तक लाश का मुआयना करता रहा। मौत हुए लगभग 4 या 5 घंटे हो चुके हैं, डॉक्टर ने सिर उठाकर कहा। मौत की वजह? फरीदी ने पूछा। अचानक दिल की हरकत बंद हो गई, डॉक्टर ने कहा। देखा आपने? तारिक बोला। क्या इसे दिल की कोई बीमारी थी? फरीदी ने तारिक की बात को नजरअंदाज करके नवाब साहब से पूछा। हाँ, उसे काफी दिनों से दिल की बीमारी थी। तब तो मेरे ख्याल से हमें वापस ही चलना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बोला। ठहरिए, अभी शक खत्म नहीं हुए, फरीदी कुर्सी से उठते हुए बोला। वह खिड़की के करीब खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। नवाब साहब, क्या यहाँ रोज रात को कोई बैठा करता है? फरीदी ने पूछा। मैं खुद रोजाना 2-3 घंटे यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ। ठीक, फरीदी ने मेज पर पड़ी ट्रे जिसे टोपी उठाते हुए कहा। यह शायद इसी की टोपी है। नहीं, मेरी है। आपकी? वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। हाँ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? नवाब साहब हैरत से बोले। आप सिर में कौन सा तेल लगाते हैं? फरीदी ने अचानक पूछा। कोई नहीं, नवाब साहब अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए झेंपते हुए बोले। माफ कीजिएगा, एक बहुत जरूरी सवाल था, फरीदी ने मेज पर टोपी रखते हुए कहा। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह कमरे में दूसरों की मौजूदगी भूल गया हो। फरीदी की आंखें दबे हुए जोश का इजहार कर रही थी। एक बार रुककर उसने सिगार सुलगाया और 2-3 लंबे कश लेने के बाद फिर टहलने लगा। खिड़की के करीब जाकर उसने इधर उधर देखा और नवाब रशीद उजमा के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। एक बात समझ में नहीं आती कि वह इतनी देर रात गए किताब क्यों ढूंढता रहा। क्या इसके बारे में आपका कोई सख्त हुक्म था? बिल्कुल नहीं, नवाब साहब बोले। मैंने उससे शाम को कहा था कि किसी वक्त किताब ढूंढ लेना।
मैंने उस ये नहीं कहा था कि रात को ही ढूंढ ले। क्या आप कल पहले जैसे यहाँ आए थे? नहीं, जब से हादसे होने लगे हैं मैंने रात में यहाँ बैठना करीब करीब छोड़ दिया है। अगर कभी आता भी हो तो 10 बजे से पहले पहले उठ जाता हूँ। कल रात आए थे या नहीं? कल शाम ही से मेरी तबीयत भारी थी, इसलिए मैंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक, फरीदी ने कहा और टहलने लगा। आप बेकार परेशान हो रही हैं, यह खुला हुआ शैतानी मामला है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। फरीदी ने उसे हाथ उठकर चुप रहने का इशारा किया। पुलिस वाले मुस्कुराकर रह गए। सिर्फ हमीद और गजाला ही खामोशी के साथ फरीदी की बदलती हुई हालत का जायजा ले रहे थे। तारिक के होंठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। फरीदी खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, आप इसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं? हाँ, करीब करीब हमेशा। नवाब साहब ने सिर हिला दिया। वे फरीदी के उल्टे सीधे सवालों से कुछ उकताए हुए से नजर आ रहे थे। एक बात और, क्या आप पढ़ते वक्त एक बार पानी पीने की आदी हैं? हाँ, नवाब साहब हैरत से बोले। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? अभी बताता हूं। फरीदी ने एक बार फिर खिड़की के करीब जाते हुए कहा। उसने खिड़की के बाहर सिर निकालकर इधर उधर देखा और नवाब साहब के पास लौट आया। आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं। हाँ, कहो। जरा 2 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठ जाइए। फरीदी ने उस लाश के करीब वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब हैरत से उसका मुंह ताकने लगे। उम्मीद है आप बुरा न मानेंगे, ले ये जरूरी है। नवाब साहब कुर्सी पर बैठ गए। अब ये टोपी पहन लीजिए। फरीदी ने मेज पर पड़ी ही टोपी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब भी नाराज हुए, लेकिन फरीदी की कड़ी नजरों ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरों पर एक बार फिर संजीदगी फैला दी। नवाब साहब ने टोपी पहन ली। मैं 1 मिनट में आया। फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी के पीछे आकर खड़े हो गए। देख रहे हो, हमीद, फरीदी ने कहा, खिड़की से सिर्फ नवाब साहब की टोपी दिखाई से रही है और उनकी पीठ हमारी तरफ है और उस खिड़की की ऊंचाई भी तुम देख रहे हो। तो क्या? हमीद की आंखों से हैरत की झलकियां दिखाई दी। तुम यहीं ठहरो और उनका ख्याल रखना। फरीदी ने खिड़की के नीचे पड़ी हुई एक टूटी हुई सुराही के ठीकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमीद उसे हैरत से देखने लगा। इन पर नजर रखना, कोई इन्हें छूने न पाए, फरीदी ने कहा और लाइब्रेरी में चला गया। नवाब साहब उसकी तरफ देखने लगे। अब उठ जाइए, यहाँ का काम खत्म, फरीदी ने कहा। नवाब साहब उठ गए। हर एक की हैरान निगाहें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। अब अगर आप लोग एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहें तो मेरे साथ आइए। फरीदी हेड कांस्टेबल की तरफ मुड़कर बोला। दीवान जी, आप यहीं लाश के आपस ठहरिए। हेड कांस्टेबल के अलावा और सब लोग फरीदी के साथ लाइब्रेरी के पीछे आ गए। हमीद अभी तक खड़ा ठीकरों की निगरानी कर रहा था। फरीदी ने इधर उधर देखा। एक कमरे की खिड़की में लटके हुए पीतल के बड़े से गोले में एक भारी भरकम तोता बैठा ऊँघ रहा था। उसके एक पैर में सुनहरे रंग की एक जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर से दूसरा सिरा गोले में लटका हुआ था। बहुत खूबसूरत तोता है, फरीदी ने तारीफ करते हुए कहा। नवाब साहब उसका मुंह देखने लगे। क्या आप इसे यहाँ मनवा सकते हैं? फरीदी ने नवाब साहब से कहा। क्यों नहीं, नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी नजरों में नफरत की झलकियां दिखाई दे रही थी। फरीदी ने इसे महसूस किया, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा कर रहा गया। नवाब साहब के इशारे पर एक नौकर तोते को खिड़की से उतार लाया। फरीदी खिड़की के नीचे पड़े हुए ठीकरों की तरफ बढ़ा। एक बड़ा सा ठीकरा जिसमें थोड़ा सा पानी था उठाकर तोते के करीब लाया और उसकी चोंच से लगा दिया। तोता पानी पीने लगा। अभी वह पानी पी ही रहा था कि तारिक का नेवला उछलकर फरीदी के हाथ पर आ गिरा। ठीकरा उसके हाथ से छूट गया। फरीदी ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। मुझे अफसोस है जनाब। तारिक ने माफी मांगते हुए नेवले को पकड़ लिया। खेल वाकई बड़ा दिलचस्प है, नवाब साहब व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले। देखते जाइए, असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जरा एक खाली बोतल मनवाइए, फरीदी ने नवाब साहब से कहा। फरीदी ने तोते को अपने हाथों में ले लिया। उसके तेज निगाहें तोते का गहरा जायजा ले रही थी। हमीद, बाकी ठीकरों का पानी एहतियात से इस बोतल में डाल लो, फरीदी ने बोतल नौकर के हाथ से लेते लेकर हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह मामला बहुतों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर एक की नजर तोते की तरफ लगी हुई थी। अचानक तोते ने पंख फड़फड़ाने शुरू किया
और देखते ही देखते लुढ़क कर जंजीर में झूल गया। अरे! नवाब साहब के मुंह से बेअख्तियार निकला और उन्होंने झपट कर फरीदी के हाथ से तोता ले लिया। अरे, ये तो मर गया। नवाब साहब की आंखें हैरत से फटी हुई थी। फरीदी उनकी बात सुन अनसुनी कर सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। दरोगा जी, आप सेक्रेटरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सकते हैं और साथ ही यह मुर्दा तोता भी। तो क्या सब इंस्पेक्टर इसके आगे न कह सका। जी हाँ, इस जहरीले तोते की भी जांच की जाए, क्योंकि सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार जहर है। फरीदी ने इत्मीनान से कहा। जहर? नवाब साहब के मुंह से बेअख्तियार निकला। जनाबे आला, फरीदी ने कुछ झुकते हुए कहा, और यह भी साफ रहे कि जहर देने वाले का निशाना खुद आप थे। वह तो कहिए कि सेक्रेटरी की मौत आ गई थी। मैं? नवाब साहब चौंक कर बोले। जी हाँ, मगर कैसे? बहुत ही मामूली बात है। आइए लाइब्रेरी में चलकर आपको समझाऊं। फरीदी ने तारिक की तरफ मुस्कुराते ही देखा। सब लोग फिर लाइब्रेरी में चले आए। फरीदी की बात सुनकर गाहजाला की हालत बिगड़ रही थी। सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार शायद आपकी टोपी है, फरीदी ने कहा। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो? जो कुछ कहा हो साफ साफ कहो, नवाब ने साहब उकताकर कहा। मैं दिल का मरीज हूं। ठहरिए, अभी आपने मुझे बताया कि आप कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जरा इस टोपी का अंदर का हिस्सा सूंघिए। फरीदी ने टोपी नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने टोपी को लेकर सूंघ और सिर हिलाने लगे। ऐसी ही खुशबू उसके सिर में भी मौजूद है। फरीदी ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। रात पड़ते वक्त शायद उसने आपको टोपी पहन ली थी। मैंने आपको यह टोपी पहनाकर उस कुर्सी में बैठने के लिए कहा था। बाहर जाकर देखा तो उधर से सिर्फ आपका सिर नजर आ रहा था और पीठ मेरी तरफ थी। जहर देने वाला समझा शायद आपकी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पढ़ते वक्त बार बार पानी पीने के बारे में पूछा था। मेरा ख्याल सही निकला। मैं उस खिड़की पर अनगिनत गोले देखकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि यहाँ सुराही रखी जाती है और गोले उसकी भीगी हुई पेंदों के निशान के अलावा किसी और चीज के नहीं हो सकते। कातिल शायद आपकी इस आदत को अच्छी तरह से जानता था। उसने पीछे ही से हाथ बढ़ाकर यहाँ रखी हुई सुराही में जहर डाल दिया। ये तो आपने देखा ही है जहर कितना असरदार साबित हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में तोते की जान निकल गई। आपका सेक्रेटरी भी शायद बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, जैसा कि मेज पर रखी हुई एश ट्रे से मालूम होता है, और गर्मियों में सिगरेट पीने के बाद प्यास जरूर लगती है। उसने सुराही का पानी पिया और फिर तो आप जानते ही हैं। कातिल बाद में अपनी इस हरकत को देखने आया और जल्दी में सुराही को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी यह जल्दबाजी किसी गलती के अचानक एहसास ही का नतीजा हो सकती है। उसने यह भी न सोचा कि सुराही की टूटने की आवाज सुनकर करीब के लोग जाग भी सकते हैं। फरीदी रुक कर सिगार सुलगाने लगा। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला उस वक्त भी यह टोपी पहने हुआ था जब जहर देने वाले ने बाहर से देखा? सब इंस्पेक्टर ने कहा। उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, फरीदी ने कहा। यह मेरा अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है। बहरहाल नवाब साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। एक सेक्रेटरी की जान लेने के लिए इतना ऊधम मचाने की क्या जरूरत हो सकती है? ऊधम से क्या मतलब? नवाब साहब बोले। जानवरों की मौतें, दरिंदों की आवाजें और आग उगलता हुआ कुआं, फरीदी ने कहा, और सामने की दीवार आज नजरें गाड़ दे। वह कुछ सोच रहा था। तारिक अपने नेवले को कंधे पर बिठाई बेताबी से टहल रहा था। गहजाला के चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह करीब करीब बेहोश होने वाली है। दरोगा जी, इस बोतल को सील कर दीजिए। फरीदी ने बोतल हमीद के हाथ से लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसी बोतल में हमीद ने टूटी हुई सुराही के ठीकरों का पानी इकट्ठा किया था। फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी रात गए वह लाइब्रेरी में बैठा क्या कर रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2-2:30 बजे उसकी मौत हुई। क्या वह आपके घर में होने वाले हादसों से परेशान नहीं था? मेरा ख्याल है कि यहाँ रात को तो कोई अपने पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता होगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, नवाब साहब बोले। फरीदी फिर ख्यालों में डूब गया। गज्जाला का दिल चाह रहा था कि वह बता दे कि उसने एक आदमी को एक रथ कुएं में उतरते देखा था, लेकिन तारिक सामने ही खड़ा था। उससे आंख मिलते ही उसे अपना खून नसों में मानो जमता हुआ महसूस होने लगा। उसने यह बात फरीदी को भी नहीं बताई थी। न जाने क्यों उसका ख्याल आते ही वह खुद से कांपने लगती थी। उसने उस वक्त तारिक के नेवले को फरीदी के हाथ से ठीकरा गराते भी देखा था।
इस चीज ने उसके शक को और ज्यादा बढ़ावा दिया। फरीदी ख्यालों में डूबा हुआ टहल रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोला, दरोगा जी, मेरे ख्याल से अब लाश उठवाने का इंतजाम किया जाए। बहरहाल अब आपको दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। फरीदी साहब, हकीकत में आप जादूगर हैं। सब इंस्पेक्टर बोला। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। सब इंस्पेक्टर लाश उठवाने का इंतजाम करने लगा। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में सिर्फ हमीद, फरीदी, गजाला, नवाब साहब और तारिक रह गए। फरीदी अभी तक ख्यालों में खोया हुआ था। टहलते टहलते वह किताबों की अलमारियों का जायजा लेने लगा। आपकी लाइब्रेरी बहुत शानदार है। वह नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, वह तो सब ठीक है, लेकिन आप नाश्ता कब करेंगे? गजाला ने कहा, हाँ भाई, लो 9 बज गए। नवाब साहब ने चौंक कर कहा, अगर नाश्ता यही मंगवा लें तो बेहतर है। फरीदी ने कहा। नवाब साहब का सौतेला भाई परवेज एक पहलवान की गोद में चढ़ा हुआ दूध पी रहा था और साथ ही साथ तुतला तुतला का कुछ कहता भी जा रहा था। यह तमाशा नहीं, मेरी बदनसीबी है। नवाब साहब बोले, क्या मतलब? मेरा छोटा भाई परवेज, लगभग 8 साल हुए, सिर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। कभी मुझे उस पर फख्र था, आज भी जब मैं उसकी लाइब्रेरी में जाता हूं तो आंसू निकल आते हैं। इतना काबिल और पढ़ा लिखा, और उसका यह अंजाम। बर्लिन यूनिवर्सिटी से उसने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। अब बिल्कुल बच्चों की तरह जिंदगी बसर करता है। फरीदी गौर से सुन रहा था। अचानक हमीद हंसने लगा। परवेज पहलवान की गोद से उतरकर एक तितली के पीछे घुटनों के बल दौड़ने लगा। हमीद के इस हंसने पर फरीदी ने उसे घूर कर देखा। वह नहीं चाहता था कि नवाब साहब का दिल दुखे। अपने इन्हीं किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। सब कुछ करके थक हार गया हूं। वाकई बड़े अफसोस की बात है, फरीदी ने कहा, और उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान आ गया। सब लोग एक बड़ी मेज पर बैठ गए। समझ में नहीं आता कि जहर किसने दिया। नवाब साहब बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरीदी ने कहा, लेकिन एहतियात जरूरी है। आप और गजाला काफी होशियार रहिए। मुझे 100% यकीन है कि यह हमला आप ही पर हुआ था। आखिर क्यों, और वह कौन हो सकता है? नवाब साहब बेचैनी से बोले, वही जिसने यह सब स्वांग रचाया है। इस ख्याल में न रहिए कि यह कोई शैतानी मामला है। गजाला ने जिस वक्त जानवरों की मौत के बारे में बताया था, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब किसी आदमी का नंबर आने वाला है। नवाब साहब हैरान नजरों से फरीदी की तरफ देखने लगे। जनाब आला, आपका नेबला मुझे बहुत पसंद है। फरीदी तारिक से बोला। शुक्रिया, तारिक मुस्कुराकर बोला। जिस वक्त यह उछला था, मुझे यकीन हो गया था कि जरूर उस पानी में जहर मिला हुआ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा, तारिक चौंक कर बोला। इसकी इसी खासियत पर शदागा कबीले के लोग इसे देवता समझते हैं। फरीदी सिगार सुलगता हुआ बोला, इस किस्म के खतरे की बू सूंघ लेना इसकी मामूली सी खासियत है। क्या आप कभी ब्राजील गए हैं? तारिक बोला, हाँ, एक जमाने में मुझे पुराने खजानों की तलाश का खप्त था। फरीदी ने कहा, अच्छा। तारिक दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला, इसी सिलसिले में ब्राजील भी जाना हुआ था। फरीदी लापरवाही के साथ बोला, लेकिन अफसोस है कि मानौज से 100 मील भी आगे न जा सका। मानौज मानौज, तारिक बेचैनी से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मानौज से 100 मील के फासले पर पश्चिम की तरफ अमेजन नदी के उत्तरी किनारे पर काले पहाड़ों का सिलसिला, जहां, मगर यह सब मैं क्यों बक रहा हूं? कोई हर्ज नहीं, मैं काफी दिलचस्पी ले रहा हूं। तारिक ने नेवले को कंधे से उतारकर गोद में बिठाते हुए कहा, फिर किसी वक्त बताऊंगा। क्या आपको भी खजानों से दिलचस्पी है? नहीं, कोई ऐसी खास दिलचस्पी तो नहीं, अलबत्ता मुझे सैर करने का जरूर शौक है, तारिक ने कहा। खैर, यह शौक भी बुरा नहीं। फरीदी ने नवाब साहब की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा, मैं आपके स्वर्गीय सेक्रेटरी के बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूं। किस किस्म की मालूमात? नवाब साहब ने पूछा। पहली बात यह कि वह आपके यहाँ कितने दिन से नौकरी कर रहा था। उसकी परवरिश ही इस घर में हुई थी। उसका कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। बहुत पहले मुझे एक पुराने मंदिर के पास पड़ा मिला था। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा न थी। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा, उसका कोई दुश्मन? मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था? यह बताना मुश्किल है। अपने कौन सी किताब ढूंढने के लिए उसे भेजा था? एक किताब जो इसी इमारत के बारे में थी।
फरीदी अचानक उछल पड़ा। इस इमारत के बारे में क्या आपने उस पढ़ा था? हाँ, एक बार 2-1 पन्ने को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। कोई खास बात थी उसमें? जाहिर ही कि अगर कोई खास बात होती तो 2 ही 1 पन्ने पढ़कर क्यों रह जाता। ओह, खास बात जरूर थी, मगर खैर यह बताइए कि अचानक आपको उसे तलाश कराने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? फरीदी ने कहा। नवाब साहब फिर कुछ उकताए हुए से नजर आने लगे। इन सवालों का इस हादसे से क्या ताल्लुक? नवाब साहब ने कहा। बहुत बड़ा ताल्लुक है। मेरे सवाल आपको बेकार मालूम हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका कुछ इसी तरह का है। मैंने उस किताब का बयान तारिक से यूं ही बातचीत के दौरान किया था। उन्होंने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उसे क्यों देखना चाहते थे? फरीदी अचानक तारिक की तरफ मुड़कर बोला। बात यह है कि मुझे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है, तारिक ने जवाब दिया। मैंने सोचा हो सकता है इसमें कोई बात मेरी मालूमात में इजाफा करने वाली हो। वह कितनी पुरानी रही होगी? फरीदी ने पूछा। ठहरो, मैं अभी दिखाता हूं, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। बेकार, फरीदी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा। वह अब यहां मौजूद नहीं। क्या मतलब? मेरा ख्याल गलत था, फरीदी ने कहा। दरअसल वह किताब ही आपके सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार है। फरीदी तारिक की तरफ देखने लगा। वह फरीदी को घूर रहा था। आंखें मिलते ही वह दूसरी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आप कह रहे थे कि वह किताब इस इमारत के बारे में थी, फरीदी ने नवाब साहब के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या आप अंदाजे से भी उसकी तारीख मुझे नहीं बता सकते? वह किताब 300 साल पुरानी रही होगी, नवाब साहब बोले। 300 साल? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मगर यह इमारत तो नई तर्ज की है। जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं उसे बने ज्यादा दिन नहीं हुए। पुरानी इमारत तो कभी की खत्म हो चुकी है। उसके कुछ खंडहरों का हिस्सा अभी तक बाकी है। ओह, तब तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेक्रेटरी की मौत किताब की वजह से ही हुई है। मगर कैसे? नवाब साहब बेचैनी से बोले। इस किताब में उस इमारत के बारे में कोई गहरा राज लिखा था, फरीदी ने कहा। यही वजह है कि वह निडर होकर रात को भी लाइब्रेरी में बैठा रहा, जबकि दूसरे अपने कमरों से निकलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब आपने उसे किताब तलाश करने की हिदायत दी थी? शायद मेरे और तारिक के अलावा और कोई भी नहीं था। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा। मगर वह राज क्या हो सकता है? वह राज, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला, अगर वह राज आपको मालूम हो जाता तो आपके घर में होने वाले हादसे आपको नजरों में खेल कूद से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। यानी अभी फिलहाल मैं इस चीज पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, यह सब हकीकत में खेल तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नवाब साहब खामोश हो गए, लेकिन उनकी बेचैनी आंखों से जाहिर हो रही थी। चलिए, मैं आप लोगों की आपके कमरे दिखा दूं, गजाला ने उठते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, नवाब साहब भी उठते हुए बोले। अब यह मुझे समझने दीजिए, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारी बात से ऐसी ही उम्मीद है। खुदा हमारी परेशानियां दूर करे, नवाब साहब ने कहा और बाहर चले गए। सेक्रेटरी की मौत की वजह से सारी कोठी पर एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया था। लोग इस तरह से चल फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी के जाग उठने का डर हो। अलबत्ता कभी कभी परवेज के बचकाने कहे उस खामोशी को तोड़ देते थे। नवाब साहब दिन भर लाइब्रेरी की किताबें उलटते पलटते रहे, लेकिन गुमशुदा किताब न मिली। फरीदी की दलील की बिना पर वह मान गए थे कि सेक्रेटरी को जहर देकर मार डाला गया है, लेकिन शैतानी मामले वाला ख्याल उनके जहन में ठहरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि शायद भूतों की आड़ लेकर कोई सेक्रेटरी पर हाथ साफ कर गया। उसकी मौत की वजह से उन्हें परेशानी जरूर थी। एक तो यह कि वह उनके घर का पालक था, और परेशानी की दूसरी वजह यह थी कि पुलिस वाले अब आए दिन बेकार में आकर उनका दिमाग चाटेंगे। लाइब्रेरी से वापस आने के बाद फरीदी और हमीद ने अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े बदले। गजाला ने हर बार फरीदी से आराम करने को कहा, लेकिन उसने टाल दिया और उसके साथ पुरानी इमारत के खंडहरों को देखने के लिए चला गया। हमीद भी उसके साथ थे। 1.5 घंटे दोनों वहां रहे, लेकिन कोई खास बात मालूम ना हो सकी। वहां से लौटकर वे आग उगलने वाली कुएं की तरफ आए। फरीदी बड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर कुएं की गहराई देखता रहा, लेकिन दिन के वक्त भी उसमें इतना अंधेरा था कि उसकी तह नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। इसमें पानी तो नहीं मालूम होता,
मैं भी यही सोच रहा था। जी हाँ, इसमें पानी नहीं, गजाला बोली, और उसके अंदर छाए हुए अंधेरे से पता चलता है कि यह बहुत गहरा है। उसकी गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। गजाला बोली, लेकिन मैंने। हाँ कहिए, रुक क्यों गई? फरीदी ने कहा। कुछ नहीं, लेकिन आपने किसी को उसमें उतरते देखा है। आपको कैसे मालूम हुआ? गजाला डरी हुई आवाज में बोली। आपके जुमले के अंदाज और आपकी घबराहट से मैंने अंदाजा लगाया कि अपने किसी को उतरते देखा है, लेकिन किसी वजह से बताना नहीं चाहती। आप ठीक समझे, मुझे खुद अपनी इस कमजोरी पर बार बार गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं? तो आप किसी वजह से डरती है, और वह गयाज मुझे खुद भी नहीं मालूम। अजीब बात। अही, मुझे दरअसल उसकी आंखों से खौफ मालूम होता है। क्यों? यह मैं नहीं बता सकती। ओह, तो शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है। तो क्या आपको भी उसकी आंखें खौफनाक मालूम होती है? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं कि वह नशे के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल करता है। नशे के तौर पर सांप का जहर? गजाला हैरत से बोली। हाँ, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं। चीनियों में इसका आम रिवाज है। तो क्या इसी वजह से उसकी आंखें इतनी खौफनाक है? जी हाँ, फरीदी ने बात का रुख बदलते हुए कहा। हाँ, तो आपने उसे कब इस कुएं में उतरते देखा था? गजाला ने उस रात की सारी कहानी फरीदी को बता दी। आइए वापस चलें, फरीदी ने लौटने के लिए मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखें फिर गहरी सोच का पता दे रही थी। अभी वे कुछ कदम गए होंगे कि परवेज उछलता कूदता हुआ आ गया। उसने हाथ में दूध पीने की शीशी थी और दूसरे में लकड़ी की एक बंदूक। फरीदी को देखकर दूध की शीशी उसने जमीन पर फेंक दी और बंदूक तानकर खड़ा हो गया। बताओ, तुमने मेला तोता क्या किया? मेला तोता मनवा दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह चाचा जान, खुदा के लिए आप अपने कमरे से बाहर न निकला कीजिए, गजाला शर्माते हुए बोली। तू क्यों बोलती है? गजाला खामोश हो गई। परवेज अभी तक फरीदी के सामने अपनी लकड़ी की बंदूक ताने खड़ा था। हमीद हंसी के मारे बेहाल हो रहा था, लेकिन फरीदी बिल्कुल संजीदा था। ओह, मुझे अफसोस है, फरीदी ने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं आपको दूसरा मंगवा दूंगा। अच्छा, लेकिन वैसा ही हो, परवेज बंदूक नीचे करते हुए बोला। ठीक है। नहीं, वैसा नहीं, हम लाल तोता लेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मनवा दिया जाएगा। अच्छा, अब अंदर चलिए। गजाला परवेज का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली। फरीदी और हमीद अपने अपने कमरों की तरफ आए। रास्ते में तारिक मिला। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात? तारिक बोला। अभी तक तो खास बात नहीं हुई, लेकिन जल्द ही कोई खास बात रोशनी में आने वाली है। मैं पाक मतलब नहीं समझा। उस कुएं के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरीदी ने उसकी बात उड़ाते हुए अचानक पूछा। कुआं? तारिक चौंक कर बोला, लेकिन फिर संभल कर कहने लगा, यकीनन वह एक बहुत पुराना कुआं है। मेरा ख्याल है कि इस कुएं में कोई खजाना है। फरीदी आंख मारकर धीरे से बोला। हो सकता है, तारिक लापरवाही से बोला, मगर उसमें उतरना यकीनन खतरे से खाली नहीं, फरीदी ने कहा। तारिक उसे घूर रहा था। अचानक उसकी आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई। ओह, तो आप उसमें उतरने का इरादा रखते हैं? मैं आपको कभी उसकी राय नहीं दूंगा। क्यों? फरीदी ने पूछा। इसलिए कि खुद मैं एक बार ऐसी बेवकूफ़ी कर चुका हूं, तारिक ने कहा और अपने नेवले की पीठ पर हाथ फेरने लगा। आप तो कहते थे कि यह शैतानी मामला है, फिर आपके दिल में कुएं में उतरने का ख्याल कैसे आया? यूं ही सिर्फ अपने तजुर्बे में इजाफा करने के लिए। खैर, हाँ, तो फिर मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। क्यों? उसमें अनगिनत सांप रहते हैं। खैर, यह कोई गैर मामूली बात नहीं, और अजीब बात यह है कि उनके छेद कुएं की दीवारों में है। ओह, तब तो छेद में पैर रखकर आसानी से तह तक पहुंचा जा सकता है, फरीदी ने कहा। तारिक इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की बेतुकी बात पर मुस्कुराता है। मैंने आपकी दिलेरी की काफी तारीफ सुनी है, तारिक ने कहा, लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं। मैं तो आपको कभी उस कुएं में उतरने न दूंगा। हमीद बोला। आखिर तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला। यही तो मैंने कहा, आप जैसा समझदार ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है, तारिक ने कहा। खैर, देखा जाएगा, फरीदी ने कहा और आगे बढ़ गया। फरीदी कमरे के दरवाजे पर रुककर सिगार सुलगाने लगा। हमीद अंदर दाखिल हो चुका था। तभी फरीदी की हमीद की चीख सुनाई दी और वह फौरन कमरे में पहुंचा।
अंदर पहुंचकर फरीदी ने देखा कि हमीद सिर से पैर तक खून में नहाया हुआ था। अरे यह क्या? फरीदी के मुंह से अचानक निकला। हमीद खामोश था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बुत बन गया हो। अचानक चीख मारकर वह कमरे से बाहर भागा। फरीदी भी उसके पीछे भाग रहा था। कोठी के सारे लोग हमीद और फरीदी को इस हाल में देखकर चीखने लगे। फरीदी ने हमीद को गेट के करीब पकड़ा। आखिर क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। फरीदी ने कहा, मैं 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं ठहर सकता। हमीद ने कांपते हुए कहा, आखिर क्यों? देखिए ये खून की बौछार। तुम्हारी चोट तो नहीं आई? हमीद ने जिसकी सांस फूल रही थी नहीं में सिर हिला दिया। फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मेरे सिर पर खून की तेज बौछार। अबे वाह रे गधे, तो इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, जनाबे आला, मैं डरपोक ही सही। हमीद बोला, लेकिन एक जासूस के लिए जरूरी नहीं कि वह भूतों से कुश्ती लड़े। बेवकूफ हो अच्छे खासे। फरीदी ने कोठी की तरफ भागते हुए कहा। रास्ते में घाजाला मिली। उसने भाग दौड़ की वजह पूछनी शुरू की। ऊपर जाने का रास्ता जल्दी कीजिए। उसने सीढ़ी की तरफ इशारा किया और फरीदी दौड़ता हुआ सीढ़ी चढ़ने लगा। घाजाला भी उसके पीछे साथ दौड़ने लगी। जरा जल्दी कीजिए, मेरे कमरे की छत। इधर आइए, घाजाला हांफती हुई बोली। वह उधर इस दीवार के करीब से शुरू होती है। फरीदी घुटनों के बल बैठकर छत का जायजा लेने लगा। कुछ दूर हटकर शीशे की रोशनदान के करीब उसे खून के छींटे दिखाई दिए। फरीदी बेताबी से खड़ा हाथ मल रहा था। आखिर बताइए भी तो क्या बात है? घाजाला बेचैनी के साथ बोली। फरीदी ने थोड़े से शब्दों में उसे सारा वाकया बताया। अफसोस कि हमीद की बेवकूफ़ी से वह भूत निकल गया। वरना क्या मतलब? जरा ये खून के छींटे देखिए। फरीदी ने रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस शीशे को उठाकर पिचकारी से खून फेंक देना। कौन सी बड़ी बात है? ओह, घाजाला उसे हैरत से देखते हुए बोली, शुरू ही से मैं इन सब हरकतों को किसी आदमी की हरकत समझ रही हूं। और वह आदमी? फरीदी ने पूछा। मैं अपने शक का इजहार पहले ही कर चुकी हूं। फरीदी सोच में डूब गया। खैर, देखा जाएगा। दोनों नीचे उतर आए। हमीद अभी तक उसी हालत में लोगों की भीड़ में गिरा हुआ खड़ा था। जाओ, जाकर बाथरूम में कपड़े बदलो, फरीदी ने गुस्से में कहा। हमीद ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गया। हमीद वाले वाकये के बाद फरीदी अपने कमरे में खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा किसी ख्याल में डूबा हुआ था। उंगलियों में दबा हुआ सिगार जाने कब का बुझ गया था। सुगार में लगी हुई राख इस बात का इशारा कर रही थी कि देर से उसने लटके हुए हाथ को हिलाया नहीं है, वरना राख जरूर गिर गई होती। वह अचानक चौंक पड़ा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उसने पलट कर देखा। घाजाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने इस वक्त सफेद साड़ी बांध रखी थी। इस सादगी में उसके चेहरे पर और खूबसूरती उभर आई थी। बड़ी बड़ी जादुई आंखें ऐसी लग रही थी कि मानो सुबह हो रही हो, और घनी पलकों की छाव में खुशगवार सी शामें रेंगती महसूस हो रही थी। कुछ चाय वगैरह का भी होश है? घाजाला की आवाज कमरे की खामोश फिजा में गूंज उठी। उसकी आवाज में न जाने क्या चीज थी जिसने फरीदी की नसों में नशा सा दौड़ा दिया। उसकी आवाज में क्या था? ममता थी, शिकायत थी, तकाजा था, सुपुर्दगी थी और न जाने क्या क्या। फरीदी अचानक की मुस्कुरा पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उन दहकते रुखसारों की आंच में गल गया हो। उसे अपनी हंसती लहरें लेती हुई झील सरीखी मालूम होने लगी, ऐसी झील जिसमें सुबह की किरणें रंगीन ताने बाने बन रही हो। तभी फरीदी को खुद में इस बदलाव का एहसास हुआ और उसके जहन में झपट कर ख्यालों के उन कोने पर काली चादर डाल दी जहां से मोहब्बत की किरणें फूट रही थी। वह अचानक जरूरत से ज्यादा संजीदा हो गया। घाजाला ने भी शायद यह बदलाव महसूस किया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। कहिए तो चाय यहीं भिजवा दूं, घाजाला ने मुर्दा सी आवाज में कहा। अब्बा जान वगैरह आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। अच्छा तो फिर यहीं भिजवा दूंगी, घाजाला ने कहा और कुछ देर तक खड़ी उसे देखती रही। फरीदी खिड़की से बाहर देख रहा था। घाजाला के चले जाने के बाद उसने उंगलियों में दबा हुआ सिगार बाहर फेंककर दूसरा सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। अब्बा मियां, किसी ने पीछे से पुकारा। फरीदी पलटकर देखने लगा। दरवाजे में परवेज खड़ा दूध की शीशी में मुंह लगाए दूध चूस रहा था। तुम हमारे अब्बा मियां हो? परवेज फरीदी को अपनी तरफ देखकर बोला। फरीदी उसके इस अचानक सवाल पर बौखला गया, लेकिन फिर हंसने लगा।
अब्बा मियाँ हंसते हैं, अब्बा मियाँ हंसते हैं। परवेज दूध की शीशी बगल में दबाकर तालियां बजाता हुआ उछलने कूदने लगा। इतने में हमीद भी आ गया। और बेटा, चचा जान को भूल गए, उसने धीरे से कहा। फरीदी उसे घूरने लगा, मगर हमीद ने चेहरे पर पहले जैसी शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी। कहिए जनाब, इतनी बूढ़ी औलादें लिए फिरते हैं और फिर फरमाते हैं कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। हमीद बोला। क्या बकते हो? फरीदी ने अपनी हंसी रोककर संजीदा बनने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ, परवेज उछल उछल कर हंसता हुआ बोला। अब्बा मियाँ ने चचा जन को डांट दिया। हाँ हाँ हाँ। हमीद एक कुर्सी पर बैठकर शरारती नजरों से परवेज की तरफ देखने लगा। हम गोद में बैठेंगे, परवेज हमीद के करीब आकर ठनक कर बोला। जी। हमीद हैरान होकर चीखा। ये आप क्या फरमा रहे हैं? जरा अपना भारी भरकम जिस्म तो देखिए। परवेज उछलकर उसकी गोद में बैठ गया और हमीद के मुंह से चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रानों की हड्डियां कड़कड़ाकर टूट जाएंगी। फरीदी बेइख्तियार हंस पड़ा। अरे जनाबे आला, उतारिए भी, वरना मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। हमीद करा कर बोला। हम खरगोश का बच्चा लेंगे, परवेज हमीद की गोद में मचलता हुआ बोला। अरे मरा, हमीद चीखा। खरगोश का बच्चा नहीं, बल्कि मैं आपको गधी का बच्चा मंगवा दूंगा। अल्लाह, मेरी जान छोड़िए। नाई नाई, खरगोश का बच्चा। परवेज और ज्यादा मचलने लगा। ऐ अल्लाह, मेरी जान बचाइए, हमीद ने फरीदी से कहा। मैं क्या जानूं, फरीदी ने कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सिगार पीने लगा। खरगोश का बच्चा, खरगोश का बच्चा, अबे भाग भूतनी के। हमीद ने झल्लाकर परवेज को धकेल दिया। परवेज के गिरते ही दूध की शीशी टूट गई और सारा दूध जमीन पर फैल गया। परवेज जमीन पर पड़ा हिचकियां ले लेकर रो रहा था। तुमने ये क्या किया? फरीदी ने घबराकर उसे उठाते हुए कहा। इतने में गाहजाला नौकर के साथ चाय लेकर आ गई। ये क्या? परवेज को इस हाल में देखकर वह बोली। मुझे अफसोस है, फरीदी ने खड़े होकर कहा। आखिर हुआ क्या? हमीद को तो आप देख ही रही हैं, बेचारा दुबला पतला आदमी है। परवेज साहब उसकी गोद में चढ़कर बैठ गए थे और किसी तरह उतरने का नाम ही न लेते थे। ओह! गजाला परवेज को जमीन से उठाने के लिए झुकी। उठिए चचा जान, देखिए ये लोग क्या कहेंगे। नाइम उठेंगे, हमको धकेल दिया। परवेज रोता हुआ बोला। उसकी हालत देखकर गीच जाला की आंखों में आंसू आ गए। फरीदी और हमीद को भी काफी अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से गी जाला उसे बहला फुसलाकर बाहर ले गई। तुमने बहुत बुरा किया, फरीदी ने हमीद से कहा। तो क्या अपनी हड्डियां तुड़वा लेता, हमीद ने कहा और चाय पीने लगा। उसी रात की बात है। फरीदी, हमीद, घजाला, तारिक और नवाब साहब बरामदे में बैठे कुएं से चिंगारियां निकलने का इंतजार कर रहे थे। घजाला की आंखें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। 11 तो बज गए। नवाब साहब ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। मुजरिम अब आज तीसरी बेवकूफ़ी न करेगा। फरीदी मुस्कुराकर बोला। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी आदमी की हरकत है? नवाब साहब ने कहा। 100%, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक एक तेज किस्म की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ये लो, आवाजें शुरू हो गईं। ओह! फरीदी के मुंह से अचनाक निकला और वह सीधा होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली। जानवरों की आवाजों से कोठी गूंज रही थी। फरीदी उठकर अंदर चला गया। वह कई कमरों में घूम घूम कर आवाजें सुनता रहा। फिर वह बरामदे में लौट आया। यहां भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये आवाजें दीवार के एक हिस्से से निकल रही हो। आवाजों का सारा सिलसिला खत्म होते ही उसने फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। ओह! उसके मुंह से दोबारा निकला और फिर वह किसी गहरी सोच में डूब गया। सीढ़ी बास की सीढ़ी, नवाब साहब चौंक कर बोले। एक सीढ़ी मनवाइए, फरीदी ने कहा और बुझे हुए सिगार को सुलगाकर बेताबी से बरामदे में टहलने लगा। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि ऐसे मौके पर उसकी ऐसी ही हालत हुआ करती है, जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका शिकार फंदे में आ गया है। खुदा खैर करे, कुछ होने वाला है, हमीद ने धीरे से कहा। क्या? घजाला जो करीब ही खड़ी थी चौंक कर बोली। कोई नई बात होने वाली है, मैं आपका मतलब नहीं समझी, अभी समझ में आ जाएगा। इतने में 2 नौकर सीढ़ी लेकर गए। ओह, ये तो बहुत छोटी है, फरीदी ने कहा। खैर,
कुछ परवाह नहीं जरा, वह मेज इधर घसीट कर दीवार से लगा दो और यह सीढ़ी उस पर रख कर दीवार से टिका दो। उसके कहने के मुताबिक सीढ़ी लगा दी गई। एक बात, फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, क्या इन आवाज़ों से पहले हमेशा इसी किस्म की सरसराहट को आवाज़ सुनाई देती है? इसी बिना पर तो मैंने यह कहा था कि अब जानवरों की आवाज़ें शुरू होने वाली हैं। फरीदी सिर हिलाता हुआ सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह थोड़ी देर तक इधर उधर दीवार को उंगलियों से खटखटाता रहा। फिर अचानक उसका कहकहा सुनकर लोग चौंक पड़े। क्या बात है भाई? नवाब साहब डरी हुई आवाज में बोले। कोई खास बात नहीं, लेकिन दिलचस्प जरूर है, कुछ बताओ भी। क्या आप बता सकते हैं कि यह दीवार किस चीज की बनी हुई है? फरीदी ने कहा। क्या बच्चों जैसा सवाल करते हैं? नवाब साहब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले। नाराज होने की जरूरत नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है, फरीदी ने कहा। अरे भाई, पत्थर की है और किस चीज की होती? क्या पूरी लाहौल बिला कुव्वत। नवाब साहब जाने के लिए मुड़े। जरा ठहरिए, मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से आपसे यह सवाल कर रहा हूं। फरीदी ने दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या यहां भी पत्थर है? हाँ भाई, नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी आवाज से पता चल रहा था जैसे उन्होंने यूं ही जवाब दे दिया हो। फरीदी हंसने लगा। भाई बताओ, ये क्या मामला है? मेरा दम घुट रहा है। तो सुनिए जनाब, अभी तक आप लोग एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड सुनते रहे हैं। यहाँ इस जगह लाउड स्पीकर का हॉर्न लगा हुआ है। अरे, नवाब साहब उछल पड़े। और तारीफ करता हूँ उस आर्टिस्ट की जिसने इस जाली को ऐसे रंगकर पत्थरों में मिला दिया है। फरीदी मुस्कुराकर बोला। क्या तमाशा है? आखिर ये सब क्या है? नवाब साहब अपना माथा रगड़ते हुए बोले। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्या बताऊं? ताज्जुब की बात है कि आप इस मकान के मालिक होते हुए भी इसका जवाब नहीं दे सकते। खुदा गवाह है कि मैं कुछ नहीं जानता। भाला इस बात पर किसे यकीन आएगा? फरीदी ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा। अंदर भी कई जगहों पर ऐसे ही हॉर्न फिट है होंगे भाई, मगर मैं कसम खाकर। कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म। चलो भाई हमीद, सामान वगैरह ठीक करो, इसी वक्त चलेंगे। 1 बजे वाली ट्रेन मिल ही जाएगी। मगर नवाब साहब रुक रुक कर बोले। काम खत्म? कहाँ हम लोगों की जिंदगी खतरे में मालूम होती है। भला मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? कम से कम यह मामला मेरे बस का नहीं, फरीदी ने जवाब दिया। आखिर आप इस तरह क्यों जा रहे हैं? गजाला आगे बढ़कर बोली। इतनी कामयाबी तो आपने हासिल कर ली थी और इसका पता लगाना भी कोई मामूली बात न थी, और इसका पता तो आप लोगों को भी था। तुम न जाने कैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? नवाब साहब बोले। तारिक साहब, आप खुद फैसला कीजिए, फरीदी ने कहा। इस बात पर किसे यकीन आएगा कि इस तरह दीवारों में लाउडस्पीकर फिट कर देना कोई घड़ी दो घड़ी का काम तो है नहीं। जाहिर है कि इसमें वक्त लगा होगा। फिर मैं यह कैसे समझ लूं कि इस घर के रहने वालों को इसकी खबर ना हुई? मान लीजिए कि यह हरकत घर ही के किसी आदमी की है, तो ऐसी हालत में भी हर किसी को मालूम होना चाहिए था। क्या ख्याल है साहब, इसके बारे में क्या कह सकता हूं? तारिक ने जवाब दिया। जाली, लाउडस्पीकर। नवाब साहब खुद ब खुद बड़बड़ाए। शायद आपको यकीन नहीं आया। फरीदी ने पतलून की जेब से बड़ा सा चाकू निकालकर हमीद को देते हुए कहा। जाओ भाई, जरा चढ़कर इस मामले को साफ ही कर दो। हमीद चाकू लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद इतनी जाली कट गई कि लाउडस्पीकर का हॉर्न साफ दिखाई देने लगा। ऐसे ही और भी बहुत से लाउडस्पीकर यहाँ की दीवारों में लगे हुए हैं। फरीदी बोला। मैं क्या करूं? नवाब साहब बेबसे से बोले। उनके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई थी। इस इमारत के कमरों में सफेदी कब से नहीं हुई? फरीदी ने पूछा। पिछले साल हुई थी, नवाब साहब बोले। तो यह सब काम उसके बाद ही हुआ है, वरना सफेदी करने वालों में जरूर यह बात फैलती। उफ, मेरे खुदा। नवाब साहब अपना चेहरा रूमाल से साफ करते हुए बोले। तो यह काम उस वक्त हुआ जब मैं और गजाला 6 महीने के लिए बाहर गए थे। उस वक्त शायद लाउड स्पीकर के हॉर्न फिट किए गए, क्योंकि यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। ये एक रात में भी हो सकता है, लेकिन दीवारों में तार दौड़ाने का इंतजाम उसी वक्त कर लिया गया होगा जब यह इमारत बन रही थी। नवाब साहब हैरत से फरीदी को देख रहे थे। ये इमारत किसकी निगरानी में तैयार हुई थी? अचानक फरीदी ने पूछा। मेरे मरहूम प्राइवेट सेक्रेटरी की निगरानी में, नवाब साहब बोले। मैं उस समय परमानेंट तौर पर लखनऊ में रहता था। वो यह वजह है इन हजरत की मौत की। फरीदी अचानक बोला। क्या मतलब?
यकीनन वे उस आदमी से मिले हुए थे जो आपको तंग कर रहा है, और आखिरकार उसने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। आखिर वह कौन हो सकता है? नवाब साहब ने पूछा। आपका कोई दुश्मन? नवाब साहब सोच में पड़ गए। मगर मेरा कोई दुश्मन इतना अक्लमंद नहीं, नवाब साहब ने जवाब दिया। खैर भाई, हमीद चलकर सामान इकट्ठा करो। फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला, आप हमें इस हाल में छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते। लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं, यह सब कुछ मैं नहीं जानती, आपको ठहरना पड़ेगा। और अब आप इसका पता तो लगा ही सकते हैं कि इस हॉर्न का सिलसिला कहां से शुरू होता है। तारिक बोला, हाँ, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, सिर्फ पूरी इमारत खुदवानी पड़ेगी। फरीदी ने ताना मारते हुए कहा। कुछ भी सही, लेकिन आप यहां से जा नहीं सकते। गजाला बोली, चलिए अब चलकर आराम कीजिए। अंधेरी रात थी, आसमान काली बादलों से ढंका हुआ था। गरज और चमक से मालूम हो रहा था कि अभी बारिश होने वाली है। फरीदी ने अपना पलंग बरामदे में निकलवा लिया था। उस वक्त सर्दी बढ़ जाने की वजह से उसने चादर ओढ़ ली थी। सोते वक्त उसने बरामदे की बिजली बुझा दी थी। सारी कोठी पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक तरफ अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। वह धीरे धीरे फरीदी के पलंग की तरफ बढ़ रहा था। वह पलंग के करीब पहुंचकर रुक गया। उसका एक हाथ ऊपर उठा और बड़ा सा खंजर सोने वाले की जिस्म में घुस गया। साथ ही किसी तरफ से एक दूसरा साया झपटकर पहले साये पर आ गिरा। दोनों कूद गए। इस टकराव में दोनों के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल जाती थी। तभी एक साया दूसरे की पकड़ से निकलकर भागा। दूसरा साया उसका पीछा करने लगा और अंधेरे ने दोनों को अपने दामन में छुपा लिया। शोर सुनकर लोग जाग उठे। कमरों और बरामदों के बल्ब जला दिए गए। हमीद भी जाग उठा था। वह भागकर फरीदी के कमरे की तरफ आया। उसे मालूम था कि फरीदी बरामदे में ही सोया है। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसके मुंह से चीख निकल गई। फरीदी ने माथे तक चादर ओढ़ रखी थी और उसके काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और सीने पर एक खंजर जिसका सिर्फ हथा नजर आ रहा था। हमीद बेतहाशा चीखने लगा, दौड़ो दौड़ो, कत्ल कत्ल। नींद से चौंके हुए लोग जो मामले को अच्छी तरह समझ न पाए थे, उस बरामदे की तरफ दौड़े। इनमें से एक ने बरामदे का बल्ब जलाया। क्या हुआ? गजाला आगे बढ़कर बोली, अरे या क्या? फरीदी साहब, उफ, मेरे खुदा, ये क्या हुआ? अब्बा जान, अब्बा जान, ओ शायद सो रहे हैं। किसी ने कहा, जाओ जाकर जगा दो। उफ मेरे खुदा, मैंने उन्हें क्यों रोक लिया था? गजाला सिसकियां लेकर रोने लगी। इस दौरान बारिश होने लगी थी और इतनी तेज हो रही थी कि कम पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी किसी ने कहकहा लगाया। सब लोग चौंक गए। फरीदी पानी में सराबोर लड़खड़ाता हुआ बरामदे में दाखिल हुआ। अरे आप! सबने मुंह से एक साथ निकला। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जाला अपने आप बोल उठी। उसकी आंखों में अभी तक आंसू निकल रहे थे। अरे आप रो क्यों रही है? फरीदी ने हंसकर कहा। पहले यह बताइए कि यह कौन है? हमीद ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। चादर उलटकर देखो। जैसे ही हमीद ने चादर उलटी, उसके मुंह से हैरत से चीख निकल गई। चादर के नीचे 3-4 तकिए रखे हुए थे और सिरहाने वाले तकिए पर दफ्ती का बना हुआ एक सिर रखा हुआ था, जिस पर काले रंग के बड़े बड़े बाल चिपके हुए थे। मुझे पहले ही से मालूम था कि आज रात को मुझ पर जरूर हमला होगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाना चाहता था। लेकिन गजाला खानम की जिद के आगे एक न चली और मजबूरन मुझे यह इंतजाम करना पड़ा। मुझे शर्मिंदगी है, गजाला ने कहा। यह कि बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मैं आज चला गया होता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। हुजूर, बड़ी सरकार कमरे में नहीं है, उस नौकर ने लौटकर कहा जो नवाब साहब को बुलाने गया था। क्या कह? कमरे में नहीं? गजाला ने हैरत से पूछा। कौन? फरीदी ने पूछा। अब्बा जान। गजाला परेशान होकर बोली। ओह! फरीदी तेजी से नवाब साहब के कमरे की ओर रवाना हो गया। नवाब साहब का कमरा खाली था। बिस्तर की सिलवटें बता रही थी कि कोई उस पर सोया जरूर है। कोठी का कोना कोना छान डाला गया। जवाब साहब का कहीं पता न था। गजाला बुरी तरह परेशान थी। फरीदी सोच में डूबा हुआ था। तारिक धीरे धीरे हमीद से बातें कर रहा था। तो आखिर इसमें परेशानी की कौन सी बात है? आप लोग जाकर आराम कीजिए, फरीदी ने कहा। नवाब साहब जहां गए होंगे वापस आ जाएंगे। आखिर इस वक्त कहाँ गए होंगे? गजाला बेचैनी से बोली। हो सकता है,
रोजाना वे इस वक्त कहीं जाते हो, आप उनके पीछे पीछे तो घूमती नहीं है। फरीदी ने कहा। अरे ये आपके माथे से खून कैसा निकल रहा है? गजाला फरीदी की तरफ देखकर बोली। भाग दौड़ में कहीं चोट आ गई थी। फरीदी ने लापरवाही से कहा। मुझे अफसोस है कि वह कमबख्त बचकर निकल गया। दूसरे दिन नवाब साहब की कोठी में कोहराम मचा हुआ था। नवाब साहब अभी तक नहीं लौटे थे। सबसे ज्यादा परेशान और खामोश फरीदी था। गहरी सोच की वजह से उसके माथे पर धारियां उभरी हुई थी। जवाब? तारिक ने उसके कमरे में दाखिल होते ही कहा। छत से मेरा नेवला गायब है। अरे जनाब, यहां आदमी गायब हुए जा रहे हैं और आपको अपने नेवले की फिक्र पड़ी है। आप गलत समझे मिस्टर फरीदी, तारिक बोला। नवाब साहब की वजह से मुझे खुद भी परेशानी है, मगर वह नेवला बहुत कीमती था। फरीदी ने उसका जुमला पूरा कर दिया। जी हाँ। अरे साहब, जानवर है, कहीं भाग गया होगा। फरीदी ने कहा। भाग तो वह सकता ही नहीं, जरूर उसे किसी ने पकड़ लिया। कहिए, हिंदुस्तान आपको पसंद आया? फरीदी अचानक पूछ बैठा। तारिक चौंक कर उसे घूरने लगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मगर मेरा नेवला। छोड़िए भी, मिल जाएगा। आप इससे पहले भी कभी हिंदुस्तान आए थे? जी नहीं, लेकिन नेवला। मेरा ख्याल से नेवला सिर्फ इसलिए गायब किया गया है कि कहीं वह नवाब साहब को ढूंढ न निकाले। फरीदी ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब समझकर क्या कीजिएगा? बहरहाल मैं वादा करता हूं कि आपका कीमती नेवला ढूंढने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, तारिक ने कहा। माफ कीजिएगा, मैंने रुकावट डाली, मगर मैं क्या करूं, मेरा नेवला। आप इत्मीनान रखिए, जाकर नाश्ता कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फरीदी ने कहा। तारिक चला गया। कुछ देर बाद गजाला आ गई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फरीदी ने कहा। जब तक कि यह मामला साफ नहीं हो जाता मैं यही ठहरा रहूंगा। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? किसी मुंह से नहीं। फरीदी ने कहा। आखिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाब साहब जहां कहीं भी है, खैरियत से है। खुदा करे ऐसा ही हो। इंशा अल्लाह ऐसा ही होगा। फरीदी ने कहा। आपने नाश्ता किया या नहीं? अरे ऐसे में नाश्ते की किसे सोचती है? फिर वही बात, मैं कहता हूं, आखिर इससे फायदा ही क्या है? अब मैं अपने दिल को क्या करूं? संभालिए, आप पढ़ी लिखी और समझदार है, कोशिश तो करती हूं। अच्छा, जाइए नाश्ता कर डालिए। और आप? मैं अभी नहीं करूंगा। जरूरी तौर पर ऐसा कह रहा हूं। गजाला चली गई। फरीदी की आदत थी कि जब उसे किसी अहम मामले पर गौर करना होता था तो वह आमतौर पर खाली पेट ही रहा करता था। इसलिए आज भी उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। वह खुद पर हमला होने के बाद से अब तक बैठा हुआ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से निकलकर हमीद के कमरे की तरफ गया। हमीद शायद अभी अभी सोकर उठा था। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी। तुम जैसा सोने वाला भी आज तक मेरे नजरों से नहीं गुजरा। फरीदी ने कहा। आपकी नजरों में अभी गुजरा ही क्या है? हामिद ने कहा। नवाब साहब मिले या नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। तो यकीनन मेरा शक सही है। हमीद ने कहा। ओह, आप भी शक करने लगे हैं? जरा मुझे भी बताइए, शायद आप ही सही रास्ते पर हों। नवाब रशीदुज्जमा खुद ही मुजरिम है। हमीद ने कहा। वह कैसे? फरीदी एक आराम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ये मैं नहीं जानता, मेरे पास इसका बहुत ही मामूली सबूत है, और वह यह है कि नवाब रशीदुज्जमा आप पर हमले के बाद ही क्यों गायब हो गए। आपने हमला करने वाले से दो हाथ भी किए थे। हो सकता है नवाब साहब को ख्याल आया हो कि कहीं आपने हमला करने वाले को पहचान न लिया हो। बहुत अच्छे, लेकिन यह तो सोचो कि आखिर उनके गायब होने की क्या वजह हो सकती है। जाहिर है कि हमलावर बचकर निकल गया था, और फिर मैं इसका सबूत किस तरह पहुंचाता कि इसमें रशीदुज्जमा ही का हाथ है। हर शख्स इतना नहीं सोच सकता था कितना कि आप सोचते हैं। हमीद ने कहा। खैर, बहरहाल जरा अपनी कुर्सी करीब ले आओ। फरीदी ने कहा। खैरियत, कोई खास बात? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कुर्सी फरीदी के करीब कर दी। सुनो, फरीदी धीरे से बोला, आज रात मैं उस कुएं में उतरूंगा। मैं आपको हरगिज ना उतरने दूंगा। क्यों? मैं मुनासिब नहीं समझता। नहीं भाई, अब उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो आप पर हुस्न का जादू बुरी तरह चल गया है। क्या मतलब? मैं आपसे सच कहता हूं कि गहजाला दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर वही गधेपन की बातें।
ये कोई नई बात नहीं, मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी घोड़ेपन की बातें नहीं की। हटाओगी ये बेकार की बातें, तफरीह के लिए फिर बहुत वक्त मिलता रहेगा। हमीद खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि रात को उस कुएं की निगरानी जरूर की जाती होगी। निगरानी कौन करता होगा? मुजरिम तो गायब है। फिलहाल यही मान लो कि नवाब रशीदुज्जमा मुजरिम नहीं है, फरीदी ने कहा। बहरहाल हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमीद ने कहा। तुम शाम ही से बाग पर नजर रखना, बेहतर है। लेकिन मैं किसी तरह यह मुनासिब नहीं समझता कि आप कुएं में उतरें। बस देखते रहो, मेरे लिए किसी तरह का खतरा नहीं। उसी दिन रात को हमीद दौड़ता हुआ फरीदी के पास आया। आपका ख्याल सही था, वह हांफता हुआ बोला। मैंने अभी अभी एक आदमी को कुएं की पीछे वाली झाड़ी में छिपते हुए देखा है। फरीदी पहले ही से तैयार बैठा था। उसने जरूरी सामान साथ लिया और हमीद के साथ चला गया। गेट के बाहर निकलकर दोनों चहारदीवारियों के नीचे चलने लगे। एक जगह फरीदी रुक गया। मेरा ख्याल है कि यही वह जगह हो सकती है जहां वह छिपा होगा, फरीदी ने धीरे से हमीद ने कान में कहा। हमीद ने सिर हिलाया और देखते ही देखते फरीदी दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से उसने हमीद को भी चढ़ जाने का इशारा किया। दोनों धीरे से दूसरी तरफ उतरने लगे। वह देखिए, कुएं की जगत के पास झाड़ियों में, हमीद ने धीरे से कहा। फरीदी ने सिर हिलाया। वहां कोई छिपा हुआ था। फरीदी अपनी पिस्तौल की नाल पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के करीब पहुंचकर उसका पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा और साथ ही किसी के गिरने की आवाज आई। हमीद जल्दी करो, रस्सी, फरीदी ने कहा। वह एक लंबे चौड़े आदमी को दबोचे बैठा था। आदमी सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुका था। दोनों ने मिलकर उसे एक पेड़ के तने से जकड़ दिया। तुम्हारा पिस्तौल भरा हुआ है ना? फरीदी ने पूछा। हमीद ने हाँ में सिर हिलाया। देखो, इसकी अच्छी तरह निगरानी करते रहना। अगर कोई बात तो पिस्तौल इस्तेमाल करना। यह कहकर फरीदी झाड़ियों में घुस गया। कुछ पलों के बाद जब वह वहां से निकला तो उसके हाथ में एक पिंजरा था। यह क्या? हमीद ने धीरे से पूछा। तारिक का नेवला। अरे, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तो इसे आप ही ने गायब किया था? हाँ, इस कुएं में सांप बहुत हैं, लेकिन वे नेवले की बू पाते ही अपने बिलों में जा छिपेंगे। ओह, समझा। फरीदी ने पिंजरा जमीन पर रख दिया और रेशम की एक मजबूत डोरी के सिरे में एक पत्थर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया और डोर का दूसरा सिरा करीब के एक पेड़ के तने से बांधकर माथे से पसीना पोंछने लगा। अच्छा भाई, हमीद खुदा हाफिज में चला। बहुत होशियारी से रहना। अगर कोई खतरा महसूस हो तो बेखौफ गोली चला देना, फरीदी ने कहा और नेवले का पिंजरा अपने पास लिपटी हुई चमड़े की पेटी में लटका लिया। फिर टॉर्च की रोशनी में देर तक कुएं के अंदर देखता रहा, अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने। एक बार उसने टॉर्च पतलून की जेब में डाली और रेशम की डोर के सहारे कुएं में उतरने लगा। रेशम की डोर के सहारे उतरना कोई आसान काम न था। थोड़ी दूर जाकर डोर पसीने की वजह से फिसलने लगी। कुएं में बहुत अंधेरा था। उसे अपने आसपास सांपों की फुफकारें सुनाई दे रही थी। फरीदी के कमर में लटके पिंजरे से भी अजीब किस्म की आवाजें आने लगी थी। शायद नेवला सांपों की फुफकार सुनकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। फरीदी के बाजू थक गए थे। हर बार उसे यह लगा था जैसे अब रस्सी उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने एक चौड़े कगार पर खड़े होकर जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में नीचे की तरफ देखने लगा। अभी वह सिर्फ आधी दूर गया था। गर्मी की वजह से उसका दम घुटा जा रहा था। उसने मुंह ऊपर करके 2-3 गहरी गहरी सांसें ली और फिर नीचे उतरने लगा। बहरहाल बहुत ही मुश्किलों के बाद वह कुएं के तल तक पहुंचा। उसके सारे कपड़े पसीने में इस तरह डूबे हुए थे जैसे वह काफी देर तक बारिश में भीगता रहा हो। टॉर्च की रोशनी में वह कुएं की तह का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत बेकार गई हो। कुएं में ज्यादा देर तक ठहरना एक तरह से मौत को दावत देना था। सांपों की मौजूदगी की वजह से उसे इत्मीनान था, लेकिन गर्मी, खुदा की पनाह फरीदी की जगह अगर कोई कमजोर दिलो दिमाग का आदमी होता तो अब तब कभी का बेहोश हो गया होता। थक हार कर उसने ऊपर चढ़ने का इरादा किया। रस्सी पकड़कर जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, दूसरा पैर कुएं की दीवार से टकरा गया और एक अजीब किस्म की आवाज हुई। फरीदी चौंक कर फिर नीचे उतर गया। जहां पैर लगा था उस जगह को गौर से देखने लगा। फिर उसे उंगलियों से धीरे धीरे खटखटाया। ओह मेरे खुदा, उसके मुंह से अपने आप निकल गया।
दीवार का यह हिस्सा टीन का बना हुआ था, लेकिन उसे इस तरह बनाया गया था कि देखने में ईंटों की जुड़ाई मालूम हो रही थी। फरीदी ने जेब से चाकू निकाला। थोड़ी देर में उसने टीन का वह ढक्कन वहां से निकाल फेंका। हवा का एक झोंका उसके जिस्म से टकराया और उसकी नसों में बिजली दौड़ गई। उसके सामने दीवार का इतना बड़ा हिस्सा खुल गया जिससे एक आदमी बैठकर आसानी से गुजर सकता था। फरीदी टॉर्च की रोशनी में रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में नेवले का पिंजरा। अब वह एक अच्छे खासे कमरे में चल रहा था। अचानक ठिठक गया। सामने एक औरत और एक मर्द खड़े हुए थे। फरीदी ने फौरन पिंजरा जमीन पर फेंककर रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन वे दोनों दीवार से टेक लगाए जो कि त्यों खड़े रहे। लाहौल बिला कुव्वत फरीदी के मुंह से धीरे से निकला। उसने करीब जाकर दोनों को टटोला। वे रबड़ के बने हुए थे। फरीदी को फौरन ख्याल आया कि ये वही पुतले हैं जिन्हें पहले दिन नवाब साहब वगैरह ने लाश समझा था। फरीदी आगे बढ़ा। सामने एक दरवाजा था जिसकी तरफ से रोशनी छन छन कर इस कमरे में आ रही थी। फरीदी ने कमरे में दाखिल होते ही बारूद की बू महसूस की। दूसरे कमरे में किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। फरीदी ने किवानों के छेद से आंखें लगा दी। अचानक वह चौंक पड़ा। दूसरे कमरे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसके सीने से ताजा ताजा खून निकल रहा था। एक कुर्सी पर नवाब रशीद उजुमा बैठे थे, लेकिन वे रस्सियों से जकड़े हुए थे। फरीदी ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। हालांकि उसने महसूस किया कि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद नहीं है और किसी वक्त भी आसानी से खोला जा सकता है। अचानक एक आदमी दरवाजे ही के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। ये परवेज था। परवेज जो पागल था। परवेज जो बच्चों की तरह तुतला तुतला कर बोलता था। परवेज जो घुटनों के बल चलता था। वह परवेज इस वक्त सीधा खड़ा था। उसके हाथ में दूध की शीशी के बजाय पिस्तौल थी और आंखों में मासूमियत के बजाय दरिंदगी नाच रही थी। देखा आपने इस नमक हराम का अंजाम? परवेज ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। यह मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि जासूसों को मेरे बारे में बता देगा। फरीदी के सारे जिस्म में सनसनाहट फैल गई, क्योंकि परवेज उस वक्त तुतलाकर नहीं बोल रहा था। हाँ तो भाई साहब, अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाइए। परवेज बोला, मैंने तुम्हें हमेशा सगे भाई से प्यारा समझा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नवाब साहब गिड़गिड़ा कर बोले, कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे किसी तरह गमारा नहीं कर नहीं सकता कि अपने बाप की विरासत से इसलिए महरूम कर दिया जाऊं क्योंकि उसने मेरी मां के साथ निकाह नहीं किया था। क्या मैंने तुम्हें कभी यह चीज महसूस होने दी? नवाब साहब बोले, मैं इन बेकार की बातों में नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। जासूसों को पहले ही से तुम पर शक था। तुम्हारा गायब हो जाना इस शक को यकीन में बदल देगा। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी चीजों का मैं पूरा मालिक हूंगा, घरजाला के अलावा। और तुम्हारा है ही कौन जो मुझसे निपटने के लिए आएगा? और रह गया घरजाला का मामला, तो मैं उसे इसी तरह रखूंगा जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी मां को रखा था। क्या बकता है बदतमीज? नवाब साहब गरज कर बोले, वह तेरी भतीजी है। होगी, परवेज ने लापरवाही से कहा। मेरी मां आवारा थी, इसलिए तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे बाप की औलाद हूं? बहरहाल मैं हरामी हूं, इसलिए हरामीपन की हद पर कर जाना चाहता हूं। चुप रहो मरदूद। नवाब साहब चीखे और फरीदी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। किवानों की झपट में आकर परवेज औंधे मुंह गिरा पड़ा। फरीदी उछलकर उस पर आ गिरा। दोनों आपस में भिड़ गए। फरीदी को लग रहा था कि उसे एक फौलाद के बने हुए आदमी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोनों के हाथों में पिस्तौल दबी हुई थी। तभी परवेज फरीदी की पकड़ से निकलकर फुर्ती से सोफे की आड़ में हो गया। फरीदी उसका मतलब समझता था। उसने झपट कर एक मेज गिराई और उसकी गोद ले ली। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। तभी फरीदी ने चीख मारी और गिर पड़ा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर परवेज खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे मेज की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक फायर हुआ और परवेज चीख मारकर गिर पड़ा। फरीदी उठकर खड़ा हो गया। वह परवेज को तड़पता देख रहा था। गोली ठीक उसके माथे पर लगी थी। फरीदी बेटा! नवाब साहब चीखे और बेहोश हो गए। दूसरे दिन शाम को नवाब साहब, घरजाला, तारिक, फरीदी, हमीद और 2 सब इंस्पेक्टर एक साथ चाय पी रहे थे। ऐसी अंधेरी रात में उस कुएं में उतरना फरीदी ही का काम था। नवाब साहब बोले, मुझसे दरअसल जरा सी गलती हो गई, वरना इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। खंडहरों वाला रास्ता ज्यादा सीधा और आसान था, सिर्फ जरा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ता। अब सोचता हूं कि मैंने अपना ज्यादा वक्त खंडहरों पर ही क्यों न खर्च किया।
खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, तारिक बोला। मुझे हैरत है कि वे लोग मुझे सोते से किस तरह उठा ले गए कि मुझे खबर तक न हुई। नवाब साहब ने कहा। क्लोरोफॉर्म, फरीदी बोला। उन तीनों बदमाशों में से एक लापता है, मालूम नहीं उसका क्या हुआ। हमीद बोला। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, फरीदी ने कहा। भला कौन कह सकता था, परवेज इतना खतरनाक आदमी है, और वे तीनों जो उसे उठाए फिरते थे वे उसके गुर्गे थे। खैर, अब छोड़िए इन बातों को, घजाला बोली। मुझे उलझन हो रही है। और हाँ, तारिक साहब, किसी को आप पर भी शक था, फरीदी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। घजाला उसे गुस्से और प्यार भरी नजरों से देखने लगी। मुझ पर तारिक ने कहखा लगाया। न जाने क्यों लोग आमतौर पर मेरी तरफ से शक किया करते हैं, आपके नेवले की वजह से। हमीद मुस्कुराकर बोला। ओह, उसने सैकड़ों बार मेरी जान बचाई है, तारिक ने अपने नेवले की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अगर यह न होता तो फरीदी साहब कुएं के करीब जाने की भी हिम्मत न कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं, फरीदी ने उठते हुए कहा। वह धीरे धीरे टहलता हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की के करीब खड़े होकर बाग में बिखरी हुई हरियाली से आंखों की थकावट दूर करने लगा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा। घजाला की खूबसूरत आंखों ने उसकी निगाहों का इस्तकबाल किया। घजाला के नर्म और नाजुक होठों पर एक मुस्कान बिखरी हुई थी। फौलाद के बने हुए फरीदी के जिस्म का एक एक हिस्सा मोम की तरह पिघलने लगा। उसने अचानक घजाला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं, फरीदी ने बच्चों की तरह कहा, और घजाला ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसके होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसका मतलब था कि कुछ और भी कहो मगर फरीदी इस मामले में करीब करीब बिल्कुल बुद्धू था। उसने किसी रूमानी नॉवेल का कोई अच्छा सा जुमला याद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। आप हमेशा अच्छी लगती है, वह मुश्किल से बोला। अचानक एक धमाका सुनाई दिया। दोनों चौंक पड़े। दरवाजे के करीब हमीद गिरा पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। दोनों दौड़कर उसके करीब आए। फरीदी ने सिर हिलाया और घजाला को जाने का इशारा करके खुद हमीद पर झुक गया। घजाला दोनों को हैरत से देखती हुई चली गई। हमीद, हमीद, फरीदी ने उसका सिर हिलाते हुए कहा। आप हम हमेशा अच्छा अच्छी लगती है, हमीद लेटे लेटे बड़बड़ाया। अरे बाप रे, भूत भूत, फरीदी ने उसे गरिबान पकड़कर खड़ा किया। ये क्या हरकत है? हरकत? अरे रे, आप पर भी शैतानी साया हो गया है, क्या बकते हो? अरे बाप रे, आप हमेशा अच्छी लगती। अरे आज बहुत बड़ा काफिर मुसलमान हो गया, शुक्र है खुदा तेरा। अरे मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया था, थोड़ा पानी, प्यास महसूस हो रही है। फरीदी हमीद की पीठ पर घूसा मारकर कमरे में चला गया। उसके चेहरे के एक एक हिस्से से मुस्कुराहट फूटी पड़ रही थी, जंपी जंपी सी मुस्कुराहट। मेरे सरकार, आखिर नाराजगी किस बात की? हमीद फरीदी के पीछे आकर बोला। अब तो मजा ही मजा है। फरीदी झल्लाकर मुड़ा। अजीब बेवकूफ हो, अगर उसने सुन लिया तो हर्ज ही क्या है? मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मोहब्बत? फरीदी उसका गरेबान पकड़े हुए बोला। किस बात में देखी है तुमने मोहब्बत? आप हमेशा अच्छी लगती हैं, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या किसी की हुस्न की तारीफ करना मोहब्बत है? बिल्कुल। तो इधर देखो, फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। जिसे तुम मोहब्बत कहते हो, उसके लिए इस पत्थर में कोई गुंजाइश नहीं। कभी कभी पत्थर भी अपनी आंच पर पिघल जाता है, हमीद अकड़ कर बोला। शाबाश बरखुरदार, किस नॉवेल से रटा था यह जुमला? फरीदी उसकी पीठ ठोकते हुए बोला। खैर, होगा, मुझे क्या, हमीद ने कहा। आपने अभी तक यह नहीं बताया कि कुएं से आग किस तरह निकलती थी। तुम भी रहे वही इडियट के इडियट, फरीदी मुस्कुराकर बोला। अरे मियाँ, आतिशबाजी थी। क्या तुमने मिट्टी के वे बड़े बड़े अनार नहीं देखे थे जो तहखाने से बरामद हुए हैं? ओह, वाकई अच्छा खासा बच्चों का खेल था, मगर खतरनाक, हमीद ने कहा और सीटी बजाता हुआ कमरे से निकल गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।